अब आ ही गए हो तो क्यों ना एक ही शॉट में सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन की वन शॉट कर ली जाए। अब एक ही शॉट में उसे हजम कर लिया जाए और ऐसे पढ़ा जाए कि सालों सालों तक कॉन्सेप्ट याद रहे। तो चलिए इसी बात पे सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन की बुक को स्टार्ट करते हैं और इसी वीडियो के अंदर ख़त्म भी करते हैं। अब आपको 1 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे कि मेरी बुक का नाम तो सेल्स प्रमोशन है, लेकिन यहाँ पढ़ाया जा रहा है सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसी वीडियो के अंदर मैं 2 पार्ट दूंगी, एक सेल्स प्रमोशन का पार्ट होगा और जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो होगा पब्लिक रिलेशन का। अब पब्लिक रिलेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ है उसकी टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि सारे बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ठीक है। और जिन बच्चों के सब्जेक्ट का नाम सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन है तो उन बच्चों की तो मज़े ही मज़े है। चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपका बेस बनाना चाहती हूँ। चलिए बेस बनाते हैं। आप हो एक बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन है। अब उस बिजनेस को सोसाइटी में स्टैंड करना है। सोसाइटी में लंबे समय तक स्टैंड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ उसे करनी होंगी, अपना प्रमोशन उसे करना होगा। चाहे हम छोटे से छोटा बिजनेस खोले, चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस खोले, हर एक इंसान को प्रमोशन करने पड़ते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिससे उसके बारे में लोग जाने, उसको पहचाने। वो सब कैसे हो सकता है, उसका प्रोडक्ट कैसे बिक सकता है, कैसे वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी उसे करनी पड़ेंगी, जैसे कि एडवर्टाइजिंग उसे करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई हमारा प्रोडक्ट है, इसे जानो समझो। फिर दूसरा पर्सनल डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा बंदों को, पब्लिक के साथ रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा और पब्लिसिटी तो आप जानते ही हो कि क्या होती है, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से जो बिजनेस है ना वो अपना प्रमोशन कर सकता है, अपने आप को सोसाइटी में स्टैंड करवा सकता है। तो इन सब चीज़ों के सहारे वो लेता है अपने आप को उभरने के लिए, ठीक है। अब प्रमोशन करने का एक तरीका सेल्स प्रमोशन भी है। अब सेल्स प्रमोशन क्या होता है उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझते हैं। आप हो बिजनेसमैन, ठीक है, आपने खोला अपना एक बिजनेस। आपने सोचा अगर मुझे टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, कंज्यूमर्स को बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट है सर्फ की थैली, तो मैं क्या करता हूँ सर्फ की थैली के साथ बाल्टियाँ फ्री देता हूँ। जैसी मम्मियाँ देखेंगी ना कि सर्फ की थैली के साथ बाल्टी फ्री मिल रही है, वो तुरंत दौड़ी चली आएंगी, क्योंकि वो तो हैं घरेलू औरतें और उन्हें घर चलाना है। तो अब क्या करेंगी वो, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो वो भागी चली आएंगी और उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी। तो आपने सेल्स कैसे बढ़ाई? आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी, ऐसी चीज़ें करी जिससे आपकी सेल्स बढ़ गई। आपने कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी लगाई, इसी ही बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। इसमें एक बिजनेस क्या करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता है जिससे वो अपनी सेल्स को प्रमोट कर सके। अब वो कौन सी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि अभी आपने किया, एक के साथ एक चीज़ फ्री, डिस्काउंट दे देते हैं लोग, कूपन दे देते हैं लोग, फ्री ट्रायल कि तुम ले जाओ फ्री में ट्राई कर लो इस प्रोडक्ट को, सैंपल दे देते हैं लोग, गिव अवे करते हैं लोग। तो ये सारी कुछ ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से सेल क्या होगी, प्रमोट होगी। उसे ही क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। अब चलो लाइन से समझते हैं सेल्स प्रमोशन होता क्या है। सेल्स प्रमोशन का मतलब वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जिसको डिज़ाइन ही किस लिए किया गया है, सेल्स को, ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसे ही हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। इसमें पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी नहीं आती। अभी जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया, प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें पर्सनल सेलिंग भी था, एडवर्टाइजिंग भी था और सेल्स प्रमोशन भी था, पब्लिसिटी भी था। तो इन तीनों को छोड़कर सेल्स प्रमोशन अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। वही ये बता रहा है कि इनको छोड़कर, और ये भी तो मार्केटिंग एक्टिविटी है ना, एडवर्टाइजिंग करना,
पर्सनल सेलिंग करना, पब्लिसिटी करना, ये भी मार्केटिंग एक्टिविटी है ना। तो इन एक्टिविटीज़ को छोड़कर वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ रही है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन कहते हैं। अब वो कौन सी एक्टिविटी होती हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, ये सारी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है। अब ना ये शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का मतलब जो शॉर्ट टर्म में सेल्स को बढ़ाने के लिए की जाती है। अब देखो, पब्लिसिटी क्यों करते हैं हम लोग? पब्लिसिटी इसलिए करते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस की इमेज बन जाए मार्केट के अंदर, लोग उसके साथ जुड़े, रिलेशन क्रिएट करें और फिर हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी तो लोग हमसे जुड़े रहेंगे, इसलिए करते हैं। लेकिन ये जो करते हैं ना, डिस्काउंट दे देना, कूपन दे देना, फ्री ट्रायल देना, सैम्पल्स देना, गिव अवे करना, ये सारी शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ होती हैं। ये क्या करती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए सेल्स को बढ़ा देती हैं। अगर बाल्टी मिलनी बंद हो जाएगी उस सरफ की थैली के साथ तो हम शायद उस सरफ को छोड़ दें, क्योंकि हमने वो सरफ की जो स्टार्टिंग की थी वो किस लिए की थी, क्योंकि उसके साथ बाल्टी फ्री मिल रही थी, है ना। तो ये शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ये कुछ समय में हमें जल्दी से अपनी सेल को अप करना है, इसलिए हम इन एक्टिविटीज़ को यूज़ करके अपनी सेल्स को प्रमोट करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। एग्जाम्पल ये रहे, जैसे नेटफ्लिक्स ने 30 डेज़ के लिए फ्री दे दिया कि तुम फ्री में सर्विस का यूज़ कर सकते हो, बाकी उसके बाद अगर करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने फ्री ट्रायल दे दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, बाय वन गेट वन फ्री, एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री, ठीक है। तो ये भी एक ऐसी एक्टिविटी थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ी, और सेल्स बढ़ती है, प्रमोट होती है, तो उसे बोलते हैं सेल्स प्रमोशन, ठीक है। समझ में आया? प्रमोशन करने के ना बहुत सारे तरीके थे। एक बिजनेस के पास बहुत सारे, एडवर्टाइज कर रहा था वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, उसी में से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सेल्स प्रमोशन का, जो सेल्स को बढ़ाने का काम करता है शॉर्ट टर्म मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू, ठीक है, जिससे सेल्स बढ़ती है। ओके, समझ में आया? आपको एग्जाम्पल क्लियर है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, किसका टूल है, कैसे है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम नेचर की। वो किस नेचर का है, ठीक है। तो उसका पहला नेचर है इर्रेगुलर एंड नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज़। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार रोटेट नहीं होती, जैसे क्लासरूम में रोटेशन होती है ना, बार बार कर रहे हैं, तो ये इर्रेगुलर एक्टिविटी है। कंपनी इन एक्टिविटीज़ को तब करती है जब उसे नीड लगती है, उसे ज़रूरत लगती है, जब उसे स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ डील करना होता है ना। स्पेसिफिक सिचुएशन मतलब जैसे अचानक से हमारी डिमांड गिर गई, अचानक से हमें प्रॉफिट कम होने लग गया, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर कोई नया प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम कौन सी एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं, सेल्स प्रमोशन का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी सेल्स एकदम से बढ़ जाती है। तो इसको हम हमेशा नहीं करते, ये एक रेगुलर एक्टिविटी है जो बार बार नहीं की जाती, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही की जाती है। ओके, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन टूल के बारे में। मतलब सेल्स प्रमोशन क्या है, एक एक्सेलरेशन टूल है जो हमारी चीज़ों को स्पीड दे देता है। मतलब ये ऐसी एक्टिविटी है, इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारी सेल में 4 पहिए लगा देता है, हमारी सेल दौड़ने लगती है। अभी हमारी सेल का अगर ग्राफ में बोलूँ इतना था, तो अब क्या होगा, अगर हम सेल्स प्रमोशन करेंगे, डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री ट्रायल दे रहे हैं, सैम्पल दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, और कूपन दे रहे हैं, प्रीमियम मतलब गिफ्ट्स दे रहे हैं प्रोडक्ट के साथ, तो ये क्या करेगा, हमारी एकदम से सेल को अप कर देगा। तो ये स्पीड दे देगा, लोग जल्दी जल्दी सामान को खरीदना परचेज करेंगे। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन टूल है, ये हमारे सेलिंग प्रोसेस को स्पीड देता है, इस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन, लोगों को मोटिवेट करता है। जब लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं ना, फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं ना, सैंपल मिलते हैं ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं ना, तो उन्हें एक वैलिड रीज़न मिल जाता है कि हाँ, हमें ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। उन्हें पता लग गया भाई इसके साथ एक फ्री मिल रहा है, तो हमारा फ़ायदा है, हमारी पैसे बच रहे हैं, तो इसको खरीदना चाहिए। तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं, तो मोटिवेशन भी मिलता है। तो फोर्थ है इमीडिएट इम्पैक्ट, मतलब इससे हमें क्विक रिजल्ट मिलते हैं। सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटी अगर कोई बिजनेसमैन कर रहा है तो उसे जल्दी से रिजल्ट मिल जाएंगे, उसकी सेल्स एकदम से बढ़ जाएगी। तो यही इसका नेचर होता है कि इससे जो रिजल्ट आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तेज़ी से हमारी सेल्स जो होती है वो बढ़ जाती है। ये क्या है, नॉन मीडिया एक्टिविटी। नॉन मीडिया एक्टिविटी मतलब इसमें मीडिया इन्वॉल्व नहीं है, प्रेस, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर,
ये सब चीज़ों के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे। एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, एडवर्टाइजिंग में हम क्या करते हैं, टीवी का सहारा लेते हैं, न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं, रेडियो का सहारा लेते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, पब्लिक की नज़र में लाने के लिए। पब्लिसिटी में भी यही करते हैं, है ना। लेकिन हम सेल्स प्रमोशन में मीडिया का यूज़ नहीं करते। सेल्स प्रमोशन में हम बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज देते हैं जैसे कि डिस्काउंट, सैम्पल, फ्री ट्रायल, जिसकी वजह से सेल्स और प्रोडक्ट प्रमोट होता है, ठीक है। तो ये नॉन मीडिया एक्टिविटी हुई। और ये इसका लास्ट नेचर है, ये यूनिवर्सल एंड पॉपुलर है। यूनिवर्सल मतलब ये हर जगह अप्लाई है। ऐसे नहीं है कि एक बिजनेस कर रहा है, एक ही बिजनेस जानता है इसके बारे में और कोई नहीं जानता। जिन भी बिजनेसेस को अपनी सेल्स को स्पीड अप करना होता है वो ये सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, हर कंपनी में अप्लाई किया जाता है। तो ये यूनिवर्सल एंड पॉपुलर भी है। अब बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो देखो, सोच के देखो, सेल्स प्रमोशन हो रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तो इसमें सबका फ़ायदा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनी का फ़ायदा है क्योंकि कंपनी की सेल बढ़ रही है, इसमें सबका फ़ायदा है। कौन किस किस का? कंज्यूमर्स का फ़ायदा है, कंज्यूमर को भाई फ्री गुड्स मिल रहे हैं। हमारे डीलर्स का, जो मिडल मैन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो सामान को बिकवाने का काम करते हैं, एंड कंज्यूमर को देने का काम करते हैं, तो ऐसे डीलर्स का भी फ़ायदा, और जो प्रोड्यूसर उस सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर जो है, उसका भी फ़ायदा है। तो इस सब के फ़ायदे होते हैं। अगर पेपर में आए कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ या डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ या प्रोड्यूसर, तो आप लिख देना। वरना नहीं आए ना, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पूछा जाए, तो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स दे दिए। आप इसी बात का आनंद उठाओ और एक जल्दी से एक लाइक कर दो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ के नोट्स चाहिए, आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, एक व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगी। आप उस व्हाट्सअप में जाकर 20 रुपीज़ में ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। मैंने फ्री वाला जो सिस्टम था ना, उसे ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साल में होती हुई देखी हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि अब पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ना जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर को इसका क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? तो कंज्यूमर को इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, आप खुद ही सोचो। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसको क्या मिल रहे हैं? नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विस मिल रहे हैं। वो कैसे? अगर लोग सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इससे लोगों को नए प्रोडक्ट कैसे मिल सकते हैं भाई? अरे मिल सकते हैं ना। कैसे? अब आप कंपनी हो, कंपनी वाले हो, बिजनेसमैन हो, आपको पता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो और आप सोच रहे हो कि पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आपके पास हथियार है, आपके पास सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ है। अगर आपको मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हो, उसके साथ डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है, फ्री ट्रायल दे सकते हो, सैम्पल दे सकते हो। तो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के साथ, जिससे कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट एंड सर्विस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रिबेट एंड फ्री डिस्काउंट। अब इसमें क्या होगा? रिबेट का मतलब होता है जब आपने पैसा दिया और उसमें से कुछ पैसा आपको वापस मिल गया, मतलब आपको छूट मिल गई, और फ्री डिस्काउंट मिल गया। तो इससे आपको क्या फ़ायदा है? इससे आपको ये फ़ायदा है कि आपके लिए और प्रोड्यूसर के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई, ठीक है। आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा बच रहा है, ठीक है। आप नए प्रोडक्ट पर एक्सेस पा सकते हो, वो भी कम प्राइस में, है ना। तो आपका पैसा भी बच गया और आपके लिए भी विन विन सिचुएशन हो गई, और प्रोड्यूसर के लिए भी, प्रोड्यूसर का भी तो फायदा है ना, क्योंकि उसकी सेल्स बढ़ रही है। थर्ड पॉइंट है बाइंग कॉन्फिडेंस। बाइंग कॉन्फिडेंस का मतलब कि जब लोग खरीदने जाते हैं ना सामान को, तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कैसे आता है? क्योंकि उन्हें पता है फ्री डिस्काउंट मिल रहा है, भाई हमें रिबेट मिल रही है, तो वो और ज़्यादा इच्छुक होते हैं कि वो और ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करे, जाने, समझे उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। जब ऐसे करते हैं ना, तो उनके पास ना बाइंग कॉन्फिडेंस आ जाता है। उन्हें पता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो कैसे फीचर देता है, दूसरा प्रोडक्ट कैसे फीचर देता है। उन्होंने जाना सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो उनको मिलने वाला है इंसेंटिव, ठीक है। अब मिनिमम एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप
पूरी तरह से अवेयर हो, प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, फीचर पता है, आपको बेनिफिट पता है, तो आपके साथ कोई ठगी नहीं कर सकता, आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आपका जो एक्सप्लॉइटेशन हो वो कम से कम होगा, क्योंकि आपको पता है कहाँ पे क्या चीज़ फ्री मिल रही है, कितने में मिल रही है, आप पूरी तरह से बेटर नॉलेज रखते हो। ठीक है, तो ये थे 4 फायदे कंज्यूमर के। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर के फ़ायदे के बारे में। प्रोड्यूसर का फ़ायदा कैसे होगा? देखो भाई, उसके तो नए कस्टमर बनेंगे। अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, फ्री सैंपल दे रहा है, कूपन दे रहा है, प्रीमियम गिफ्ट्स दे रहा है, तो इन सब से उसके नए कस्टमर बनने वाले हैं, ये बात पक्की है। लोग अट्रैक्ट होंगे, उसकी तरफ खींचेंगे, उसके प्रोडक्ट की तरफ खींचेंगे और उसकी ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाएगी, तो उससे उसके नए कस्टमर्स बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर। रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर का मतलब वो आपकी ब्रांड के साथ, रिटेन का मतलब रहना। अब जो एग्जिस्टिंग मतलब आपके जो पुराने कस्टमर्स थे वो भी आपके पास रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाने वाले, वो आपकी ब्रांड के साथ लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट मिल रही है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, तो वो अब आपके साथ ही रहेंगे, वो आपकी ब्रांड को छोड़ के नहीं जाने वाले। तो प्लस नए कस्टमर प्लस पुराने कस्टमर, ऐसे बढ़ते ही चले जाएंगे आपके कस्टमर, और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाई प्रॉफिट, हाई मज़े, आए हाय। अब नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर कंपटीशन। काउंटर कंपटीशन का मतलब क्या होता है? आप कंपटीशन को काउंटर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? मार्केट में आज बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब एक बिजनेस को स्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में उसको कुछ ना कुछ चीज़ें करती रहनी पड़ेंगे, जिससे उसका कस्टमर हैप्पी रहे, सेटिस्फाई रहे। और वो कैसे रह सकता है? जब कस्टमर को कुछ फ्री में, कुछ मज़ेदार मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा उसके साथ, उसके पैसे बचेंगे, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, फ्री में सामान मिलेगा, फ्री ट्रायल मिलेंगे, सैंपल मिलेंगे, या कुछ उस प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट मिल रहे हो, तो ऐसे में वो आपकी ब्रांड के साथ रहेगा, लॉयल रहेगा, तो जिससे आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो, राइट? अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हो, क्योंकि आपने सारे कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस कॉस्ट। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकती है। कैसे? अब आपने यहाँ पे ये देखा, इन तीनों पॉइंट्स में आपके कस्टमर बहुत बढ़ गए, मतलब इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो आपको बल्क में सामान खरीदना होगा। पहले उसी फिक्स्ड कॉस्ट में एक कमरा था, उसका आप 5,000 रेंट दे रहे थे। 5,000 रेंट के साथ आपको थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा प्रोडक्शन करना पड़ रहा था, और वो आपको महंगा भी पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि आप थोड़ा सामान ले रहे थे और थोड़ा बना के बेच रहे थे, उतना उतना रेंट जाना था। लेकिन अब क्या हुआ? जब डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ गया, तो वो जब सामान बल्क क्वांटिटी मिलेंगे तो वो सस्ते में आएगा। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। रेंट वगैरह तो उतना ही जाना है, उतने ही चीज़ों में, उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट के साथ आपका प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये कहीं ना थोड़ा सस्ता हो जाएगा आपके लिए। तो इससे अब प्रोडक्ट की कॉस्ट भी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि उसमें लगने वाला जो पैसा है वो कम हो गया है, क्योंकि तुमने सामान बल्क में ख़रीदा था, क्योंकि रेंट वेंट उतना ही लग रहा था, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही थी, तो अब सामान का जो प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा होता है प्रोड्यूसर को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस टू मिडल मैन। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मिडल मैन को क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला पॉइंट है इंक्रीजेस सेल। उसकी सेल्स कैसे बढ़ती है? जब सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करने की वजह से जब कस्टमर अट्रैक्ट होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो आपकी सेल्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? उसका फ़ायदा कर रहे हो, कस्टमर का फ़ायदा कर रहे हो। कस्टमर को कुछ चीज़ फ्री में दे रहे हो, या फिर एक गिफ्ट भी दे रहे हो, या फिर डिस्काउंट दे रहे हो, या कूपन दे रहे हो, सैम्पल दे रहे हो, फ्री ट्रायल दे रहे हो, तो आपकी तरफ कस्टमर खींचेगा, और कस्टमर खींचेगा तो सेल्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब जब ज़्यादा सेल आप करते हो, ज़्यादा सेल आप करोगे तो आपको हायर कमीशन मिलेगी प्रोड्यूसर्स की तरफ से। ठीक है, अगर 10,000 की सेल करी है, उसका 10% आपको मिलेगा, प्लस उन सब के सामान के पीछे का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है, तो आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। तीसरा पॉइंट है रिड्यूसेस स्ट्रेन, मतलब कि टेंशन ख़त्म, स्ट्रेस का लेवल का कम होना। मिडल मैन की टेंशन ख़त्म हो जाती है जब वो ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा होता है। कंपनी के साथ अगर लोग अवेयर हैं, जानते हैं ये बहुत अच्छी कंपनी है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर रही है, हमें फ्री में दे रही है, ये सब चीज़ों को जब जानेंगे, तो मिडल मैन को अब किसी भी कंपनी का सामान को आगे धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद कस्टमर आ रहे हैं उसके सामान की तरफ, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो खुद चल के आ रहे हैं। अब वो सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, उसे पुश करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये सारी टेंशन ख़त्म।
मिडलमैन की। तो उसका ये भी फ़ायदा होता है जो कंपनी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड स्टोर इमेज। अब वो कैसे बढ़ेगी? अब देखो, जो मिडल मैन है ना, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसा करता है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, जैसे एग्जीबिशन करना, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना प्रोडक्ट को, रैक पे सजाना, डिस्प्ले करना उनको, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। ये भी किसका पार्ट है? सेल्स प्रमोशन का ही पार्ट है। जब सजाया जाता है सामान, बैनर्स लगाए जाते हैं, रैक पर रखे जाते हैं, एग्जिबिट करा जाता है या डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, ये सब किसका पार्ट होता है? सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का। जब ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब कि आप प्रोडक्ट को दिखाओगे, उसके बेनिफिट बताओगे, उसके फीचर बताओगे तो वो जागरूक होगा। जैसे कि आप स्मार्टफोन बेच रहे हो तो आप क्या करोगे? आप उसके फीचर को, बेनिफिट को अपने कंज्यूमर के साथ बताओगे, समझाओगे, ठीक है। एग्जीबिशन मतलब कि जैसे कि आप दिखाने के साथ साथ उसे एक्सपीरियंस भी फील करवाओगे। जैसे कार मैन्युफैक्चरर था, डीलर था, मिडलमैन था, अब उसने क्या करा? वो सारी चीज़ें दिखाई, कार वार दिखाई, साथ में ना उसने एक्सपीरियंस करवा दिया उससे बैठने का। तो ये होता है, इससे क्या होता है? उसकी जो इमेज होगी ना, स्टोर की इमेज होगी, वो भी बिल्ड होगी, ठीक है। तो ये सारे फायदे किसके थे? मिडलमैन के। अब बात करते हैं पर्पसेस के बारे में। पर्पस क्या है? सेल्स प्रमोशन किस पर्पस से किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है सेल्स प्रमोशन? तो ऐसे अभी तक पूरी मोटी मोटी बातों से सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा था, सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, इसलिए ही सेल्स प्रमोशन किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके लिए सेल्स प्रमोशन किया जाता है। तो सबसे पहला है बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस। ये पन्ना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, आप क्या ही कर सकते हैं, काम चला लो यार। बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, इसमें क्या होता है? आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मार्केट में फैलाना चाहते हो। आप एज अ बिजनेसमैन चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में सब लोग जाने, समझे, वो पूरा एक्सपोज हो जाए, वो प्रोडक्ट कस्टमर के साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सपोज हो जाए और उस कंज्यूमर को, कस्टमर को पूरी तरह से नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके लिए हम सेल्स प्रमोशन करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, समझे। तो सेल्स प्रमोशन कैसे काम करता है? गैदरिंग टूल की तरह एक्ट करता है। एक गैदरिंग टूल है जो क्या देता है? कस्टमर को नॉलेज देता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? क्रिएटिंग इंटरेस्ट, मतलब सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या करती हैं? कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर देती है कि आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर लेना चाहिए। तो ऐसे टेक्निक्स होती हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है कस्टमर के लिए, चाहे तो फ्री और चाहे तो लोअर कॉस्ट पे आप कस्टमर प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो जाओ। एग्जाम्पल आपको दे देंगी, सैम्पल्स दे दिया, आप सैम्पल इस्तेमाल करो, अगर आपको मज़ा आएगा, पसंद आएगा तो आप ऑब्वियसली परचेज ही करोगे, उस प्रोडक्ट को खरीदने ही जाओगे। तो ऐसे करके ना वो क्रिएट करती है इंटरेस्ट आपके अंदर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टिमुलेटिंग डिमांड। स्टिमुलेटिंग डिमांड का मतलब डिमांड को क्रिएट करना, जनरेट करना, आपको भड़काना, उकसाना कि आप कन्वेंस हो जाओ। वो कैसे करती हैं? आप सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपको मजबूर कर देती है, कन्वेंस कर देती है, आप खरीदो। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया, सैम्पल दिखा देंगे, डिस्काउंट दे देंगे आपको, भाई बाय वन गेट वन फ्री दे देंगे, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है क्योंकि कस्टमर कन्वेंस हो जाता है, आप राज़ी हो चुके हो। तो बिजनेस के पास क्या होगा? अपने पुराने कस्टमर भी होंगे, ठीक है, वो छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, और नए कस्टमर्स भी बनेंगे, ठीक है। तो वो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या कर देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगेंगे और नए कस्टमर मोटिवेट होंगे और सामान को परचेज करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिमांड को क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी, है ना। अब आपका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो कंपटीशन को काउंटर बहुत आसानी से हमें करते रहना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, जिससे हम स्टैंड कर पाएँ सोसाइटी में। अब नई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेगुलरली लॉन्च होती रहती है मार्केट में, अगर उनसे निपटारा करना है, निपटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन चैलेंजेस को ख़त्म करना है तो हमें सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। तो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ का एक पर्पस ये भी है कि हम जो तगड़ा कंपटीशन चल रहा है उससे मीट कर पाए, उसे बीट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। अब देखो,
बहुत सिंपल सी दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। सेल्स प्रमोशन करेंगे, सेल्स प्रमोशन करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो हायर प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होता है, सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पर्पस है कि आखिर क्यों हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, ताकि अपनी ब्रांड को रीइंफोर्स कर सकें, मतलब मजबूत बना सके। क्यों? देखो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है सेल्स प्रमोशन से लोग एडिशनल परचेज करते हैं, और अगर हम उनको उनके परचेज के लिए रिवॉर्ड देते हैं, रिवॉर्ड कैसे देना, मतलब डिस्काउंट देना, मतलब फ्री गिफ्ट देना, सैम्पल देना, इनके लिए अगर ये सब चीज़ें दी जाती हैं तो जिससे क्या होगा, हमारी ब्रांड रीइंफोर्स होगी, मजबूत होगी, लोग हमारी ब्रांड के प्रति लॉयल होंगे, हमारे से ही सामान खरीदना पसंद करेंगे, और हमारी ब्रांड लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारे पर्पसेस हैं जिसकी वजह से हम सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स प्रमोशन के कितने टाइप होते हैं। सेल्स प्रमोशन के 3 टाइप होते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड, ट्रेड ओरिएंटेड एंड सेल्स फोर्स ओरिएंटेड। चलिए फर्स्ट वाला समझते हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, आपको अगर ये वर्ड अगर नया नया जाना पहचाना ना लग रहा हो तो ओरिएंटेड का मतलब होता है फुल्ली फोकस्ड। ये जिस भी शब्द के पीछे लग जाता है ना, फिर वो उसका लिए बन जाता है। ये ना बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान है। ओरिएंटेड जिस भी शब्द के पीछे लगेगा उसमें पूरी तरीके से ये फोकस रखता है। अगर लिखा है कंज्यूमर ओरिएंटेड तो मतलब कंज्यूमर से जुड़ा हुआ, बिल्कुल कंज्यूमर से जुड़ा हुआ। अगर लिखा है गोल ओरिएंटेड मतलब गोल से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे जो सेल्स प्रमोशन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कंज्यूमर से। मतलब ये एक ऐसा सेल्स प्रमोशन जिसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, हमारे कंज्यूमर का। बल्ले बल्ले मौज किसकी आ रही है, हमारे कंज्यूमर की। अब ये मौज करवा कौन रहा है, इसकी बल्ले बल्ले हो कैसे रही है, तो जो हमारा मैन्युफैक्चरर है जो सामान को बना रहा है, या फिर जो हमारा रिटेलर है वो कंज्यूमर की बल्ले बल्ले करवा रहा है। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर की बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। ये दोनों मिलके हमारे कंज्यूमर की बल्ले बल्ले करवा रहे हैं और इसे मज़ा आ रहा है। अब वो कैसे, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन होता है उसका टारगेट सिर्फ हमारा कस्टमर होता है। ठीक है, हम इसमें कस्टमर की बल्ले बल्ले करवा रहे हैं, और ये कुछ ऐसे इंसेंटिव्स प्लान देते हैं कस्टमर्स को जिसकी वजह से कस्टमर इन्फॉर्म हो पाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, एजुकेट हो पाता है, इंड्यूस हो पाता है, एंड स्टिमुलेट हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए, कि वो आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचे। अब इसमें किया क्या जा रहा है, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। प्रीमियम का मतलब गिफ्ट देना, एक टेंजिबल गिफ्ट। जैसे कि इसने अपनी बीवी के लिए गहने खरीदे और इन्होंने क्या करा, उन्हीं गहनों के साथ एक सिल्वर कॉइन फ्री दे दिया इसको, तो इसकी तो हो गई बल्ले बल्ले। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, कूपन दे सकते हैं, सैम्पलिंग, रिफंड और रीबेट दे सकते हैं, या फिर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा ओवरऑल कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि कस्टमर ही हमारा टारगेट होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के बारे में। ट्रेड ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन का मतलब ऐसा प्रमोशन जिससे फ़ायदे किसके हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं हमारे होलसेलर और रीटेलर के। जो मिडल मैन है ना, बीच के जो पर्सन है ना, ये रही कंपनी के बाद जो मिडल मैन आते हैं और फिर आते हैं हमारे कस्टमर। तो ये जो बीच वाले लोग हैं ना, होलसेलर, रिटेलर, जो हमारे प्रोडक्ट को दोबारा से रीसेल करते हैं, तो इनकी आने वाली है मज़े। अब तो ओए होए किसकी हो रही है, ओए होए हो रही है होलसेलर की और रिटेलर की। और इन्हें फ़ायदा दे कौन रहा है, इन्हें फ़ायदा दे रहा है मैन्युफैक्चरर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक कर लेना। ठीक है, हो जाता है लिखते लिखते। और प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर किसको फ़ायदा दे रहा है, होलसेलर को और रिटेलर को। ठीक है, अब यहाँ पे ओए होए हो कैसे रही है, फ़ायदा क्या मिल रहा है इनको, तो इन्हें जो फ़ायदा मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं लाइन समझा दूँ जो मैंने लिखी है। ट्रेड ओरिएंटेड का जो टारगेट होता है, उसमें तो जो टारगेट था वो कस्टमर था, इसमें जो टारगेट होता है वो होता है होलसेलर और रिटेलर, क्योंकि रिटेलर और होलसेलर का फ़ायदा होने वाला है, उनकी ओए होए बल्ले बल्ले होने वाली है। ठीक है, ये ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र किया जाता है इनको। ठीक है, कंपनी क्या करती है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफ़र करती है। एग्जाम्पल में बल्ले बल्ले होती कैसे है, पीओपी डिस्प्ले। अब कंपनी क्या करती है, पीओपी डिस्प्ले का मतलब स्पेशल रैक्स दे देना। ठीक है, स्पेशल रैक्स दे देना,
डिस्प्ले कार्टून दे देना, बैनर्स दे देना, साइंस दे देना, प्राइस कार्ड दे देना, डैंगलर्स दे देना, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? पीओपी के। ठीक है, अब पीओपी के एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया है कि फ्री में होलसेलर को और रिटेलर को इतनी सारी चीज़ें मिल गई ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी ने ये सारी चीज़ें दे दी, स्पेशल रैक्स दिए हैं, भाई अपने सामान को तुम रख सकते हो, बैनर्स दे दिए, आपको बैनर नहीं बनवाना पड़ेगा। तो होलसेलर रिटेलर की बल्ले बल्ले हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है, अब सेल्स मीटिंग में क्या होता है, जो होलसेलर होता है या मैन्युफैक्चरर होता है वो सेल्स मीटिंग को स्पॉन्सर करता है। ठीक है, अब इसमें सेल्स एजेंट के लिए ये मीटिंग करवाई जाती है ताकि अगर वो किसी भी सवाल जवाब में फंसता है या फिर वो कोई भी ना कस्टमर को इजीली अट्रैक्ट कर सके, कन्विंस कर सके, उनके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई आंसर कर सके और वो अपने आप को मोटिवेट कर सके और ज़्यादा सेल कर सके, इसलिए ये सेल्स मीटिंग करवाई जाती हैं। इससे फ़ायदा ही तो फ़ायदा है क्योंकि कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उनके सवालों के कैसे जवाब देने हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुश मनी। पुश मनी का मतलब एक एक्स्ट्रा पेमेंट, एक एक्स्ट्रा अमाउंट, जो अगर आप जो भी गोल दिया गया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने जो भी गोल दिया है, जो भी कंपनी है उसने गोल दिया है रीसेलर्स को कि तुम इतना अगर मेरा सामान बेचते हो, ये वाले गोल से ज़्यादा सेल करते हो तो आपको पुश मनी एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी, भाई आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो होगी ना होलसेलर की और रीसेलर की बल्ले बल्ले। फिर आते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? ये भी एक्स्ट्रा पेमेंट ही होती है, लेकिन ये किस लिए होती है? जैसे कि अगर आपने कुछ चीज़ डिस्प्ले करी है अपने आप से, उस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें डिस्प्ले करी हैं, ठीक है, बैनर्स वगैरह लगा दिए अपने आप में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दी जाएगी। या फिर आपने बाइंग अलाउंसेस का मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आपने उस कंपनी से सामान खरीदे, बाय किया कुछ, तो बाइंग अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतनी बार परचेज कर लिया है। ठीक है, या फिर आपको पैसे की जगह कभी कभी फ्री गुड्स भी दिए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्री गुड अलाउंसेस, मतलब आपको मनी की जगह क्या मिल गए? फ्री गुड मिल गए। या फिर अगर उसकी बिना बोले आप एडवर्टाइजिंग करते हो, उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करते हो, तो भी आपको पेमेंट दी जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा पैसा ही होता है जो अलग अलग चीज़ों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये होलसेलर और रिटेलर चार्ज कर सकते हैं, किससे? कंपनी से। ठीक है, तो ये सारी बल्ले बल्ले किसकी हुई? होलसेलर एंड रिटेलर की। ये सारे एग्जांपल्स थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स फोर्स ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन के बारे में। वो क्या होता है? अब सेल्स फोर्स की बात हो रही है, मतलब सेल्स टीम की, जो सेल कर रहे हैं उन इंसानों की बात हो रही है। अब यहाँ पे मजे किसके आने वाले हैं? अब यहाँ पे मजे आने वाले हैं सेल्स फोर्स के, सेल्स टीम की। अब उनका दिन बनने वाला है, उनके बल्ले बल्ले होने वाली है। वो कैसे? क्योंकि अब फ़ायदा किसको मिलेगा? सेल्स पीपल को मिलेगा जो सेल्स करते हैं। और कौन देगा? मैन्युफैक्चरर देगा, प्रोड्यूसर देगा उसको फ़ायदा। ठीक है, तो ये किस में? सेल्स फोर्स में जो टारगेट होता है वो कौन होता है? हमारे सेल्स पीपल होते हैं। ठीक है, अब सेल्स फोर्स को इसलिए किया जाता है ताकि हम सेल्स पीपल के मॉरल को बूस्ट कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकें। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको अप्रिशिएट करेंगे, अवार्ड देंगे, उनके मॉरल बढ़ेगा, बूस्ट होंगे वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे सेल्स करने के लिए। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स पीपल को भी फ़ायदा दिया जाता है, उनका भी दिन बनाया जाता है। एग्जाम्पल है बोनस दे दिया। ठीक है, बोनस तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब बोनस गिफ्ट भी हो सकता है, उसमें पैसे भी हो सकते हैं, तो ये मनी भी हो सकता है और नॉन कैश भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं। दूसरा, सेल कॉन्टेस्ट कर दिया। सेल कॉन्टेस्ट क्या होता है? सेल कॉन्टेस्ट मतलब एक और प्रमोशन करने का तरीका है, अपने गोल्स को अचीव करने का तरीका है। सेल्स कॉन्टेस्ट इसलिए ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ताकि हम सेल्स पीपल को और ज़्यादा मोटिवेट कर सके, उनकी परफॉर्मेंस पर उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जिसने बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया है उनको हाईलाइट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, फिर उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, फ्री ट्रिप भी उनके लिए प्लान करी जाती है, कैश भी दिया जाता है। तो इसलिए सेल कॉन्टेस्ट होते हैं ताकि उनका जो
मोरल है वो बूस्ट हो सके, ठीक है। ऐसी सेल्स मीटिंग, कन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, एक मीटिंग का ही पार्ट है जहाँ पे लोग इकट्ठे ही होते हैं, पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और ज़्यादा एजुकेट करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम कर सके। तो ये सब चीज़ें की जाती है सेल्स मीटिंग में, रिवॉर्ड देना, उनको अप्रिशिएट करना, सम्मानित करना, अवार्ड देना, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैदरिंग मीटिंग की ही बात चल रही है। ऐसे ही सेल्स कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ऐसे ही बोनस भी दिया जाता है। तो ये सारे फ़ायदे किसको मिलते हैं, सेल्स पीपल को मिलते हैं, उनका दिन बच जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन के बारे में। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल होंगे, कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचा रहे होंगे, और दूसरी साइड पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होने वाले हैं जो सेल्स पीपल जो होते हैं हमारे, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी होंगे जो रीसेलर्स को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है। तो पहला है प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, एक टेंजिबल कंपनसेशन जो किसको दी जाती है, हमारे कंज्यूमर्स को दी जाती है। कंज्यूमर्स इसको रिसीव करते हैं, एक ऐसा टेंजिबल कंपनसेशन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या तो वो फ्री गिफ्ट दे देते हैं, या फिर कोई रिवॉर्ड दे देते हैं, या फिर कोई ऑफर दे देते हैं। ऑफर में जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि एक बिस्किट का पैकेट था जिसमें 100 ग्राम हमें 5 रुपये का दे रहे थे, लेकिन उन्होंने 25 ग्राम जो है एक्स्ट्रा कर दिया, 25% क्या कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑफर दे दिया किसको, कंज्यूमर को, और कंज्यूमर की आ गई मजे। वैसे अगर मैं बात करूँ फ्री गिफ्ट की, एक टेंजिबल कंपनसेशन की, तो ये क्या करा, अपनी बीवी के लिए गहने खरीदने गया था, याद है ना, खरीदने गया था, तो उसे क्या मिला था, सिल्वर कलर का कॉइन मिला था। तो ये होते प्रीमियम, मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे गिफ्ट्स और रिवॉर्ड और ऑफर, ठीक है। अब बात करते हैं कूपन की। तो कूपन क्या होता है, आपने देखा होगा कूपन कितनी बार मिलता है लोगों को। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, छोटा सा टिकट टाइप का होता है, एक लीगल सर्टिफिकेट टाइप का होता है, जो किसको दिया जाता है, कंज्यूमर्स को दिया जाता है। कौन देता है, हमारे मैन्युफैक्चरर देते हैं, रीटेलर्स देते हैं, कंज्यूमर को, कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दिया जाता है, ताकि अगली बार अगर वो आता है तो इस कूपन के चलते या तो जो प्रोडक्ट है उसे सस्ते में मिल जाएगा, उस पर प्रोडक्ट पे कुछ छूट मिल जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उन कूपन को सेव करके अपनी सेविंग्स को बढ़ा सके, ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है, प्रोडक्ट वगैरह पीछे टीवी लिखा है मैंने, ठीक है। तो वो सेविंग्स कर सकता है। थर्ड है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, सैम्पलिंग एक स्मॉल अमाउंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसको फ्री में ट्रायल के लिए दे दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है ना अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है कि उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्री में ऑफ़र कर दो। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है। ये ना क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर हमारे पास 10 कस्टमर हैं तो 10 कस्टमर को फ्री में स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्ट को बांटना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर हमें मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है ना, तो हम ऐसे केस में सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल पहले दे सकते हैं, अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो ज़रूर लेगी, ठीक है। फिर फोर्थ है सेल कॉन्टेस्ट एंड स्वीपस्टिक्स। ये क्या होते हैं, ये इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, जो किसके लिए चलाए जाते हैं, सेल्स पीपल के लिए। इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, सेल्स पीपल का। उन्होंने अगर अच्छा काम किया है, अच्छी सेल्स की है, तो उनको मोटिवेशन, एप्रिशिएशन देने के लिए सेल कॉन्टेस्ट या स्वीपस्टिक चलाए जाते हैं। उनमें फिर उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया जाता है, फिर उन्हें प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। ऐसे केस में हम क्या दे देते हैं, उनको फ्री ट्रिप दे देते हैं, कैश प्राइजेस दे देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेट हो, उनका मोरल बूस्ट हो, और वो अच्छे से सेल करवा सके और ज़्यादा काम कर सके, ठीक है। अब स्वीपस्टिक का मतलब में ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोग, सेल्स पीपल इकट्ठे होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सब कुछ किया जाता है सेल कॉन्टेस्ट की तरह, लेकिन इसमें से जो विनर्स निकल के आते हैं ना, वो रेंडमली सिलेक्ट किए गए होते हैं, ठीक है। चूजन O। अच्छा, वो रेंडमली कैसे सिलेक्ट किए गए होते हैं, जैसे कि आपने लॉटरी वाला एग्जांपल तो देखा होगा, इतने सारे लोगों को टिकट मिली है और लॉटरी किसी एक की निकल जाती है, कोई एक विनर बन जाता है, ऐसे इसमें होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का कॉन्टेस्ट होता है जिसमें किसी एक के जीतने का चांस होता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं रिबेट एंड रिफंड।
रिबेट का मतलब होता है कि एक पार्शियल अमाउंट, आधा अमाउंट, थोड़ा अमाउंट वापस कर देना अपने कस्टमर्स को। वो कैसे? जैसे कि उसने हमारा यही पर्स 500 रुपये में बाई किया और हमने उसमें से कुछ अमाउंट उसे वापस कर दिया, उसे छूट दे दी, रिबेट दे दिया 2025, वापस लौटा दिया उसके पैसे को, उसे बोलते हैं रिबेट। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रिफंड की, रिफंड में हम पूरा पैसा ही वापस कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? शायद गलत माल आ गया हो, डैमेज माल आ गया हो कस्टमर के पास, जिसके लिए उसने अच्छा खासा प्राइस पे किया हो, तो ऐसे केस में हमें रिफंड करना पड़ता है। अगर ये सारी प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज का हम यूज़ करते हैं, रीबेट देते हैं, रिफंड देते हैं, अपने कस्टमर को ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर तुम्हारा माल ख़राब होगा तो हम आपको आपका पैसा वापस कर देंगे, तो ऐसे में कस्टमर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमारी तरफ खिंचते हैं। लेकिन हाँ, रिफंड तभी हो सकता है जब आपके पास परचेज का प्रूफ हो कि आपने यहीं से ख़रीदा था। ठीक है। तो रीबेट एंड रिफंड भी कस्टमर को फ़ायदा देता है। अब बात करते हैं बोनस पैक की और बैंडेड पैक की। बोनस पैक एंड बैंडेड पैक क्या होता है? ये भी कस्टमर के फ़ायदे की बात हो रही है। जब एक ही प्रोडक्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, जो भी उसका स्टैंडर्ड साइज़ था, कोई भी प्रोडक्ट इतना था और उससे एक्स्ट्रा कर देते हैं, उसके साइज़ को डबल कर देते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, तो उसे कहते हैं बोनस पैक। उस पैक में क्या मिल गया? हमें बोनस मिल गया। ठीक है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके स्टैंडर्ड साइज से ज़्यादा, तो उसे हम बोलते हैं बोनस पैक। तो ये भी फ़ायदेमंद है। बैंडेड पैक का मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे फिजिकल ऑब्जेक्ट को जोड़ देना, बैंड कर देना, फ्री कर देना। जैसे कि कोलगेट के पैसे दिए, कोलगेट के साथ अगर आप ये वाला कोलगेट लोगे तो आप इसके साथ ब्रश भी फ्री आएगा। ठीक है। फिजिकल बैंडिंग कर दी, दो रिलेटेड प्रोडक्ट को हमने एक साथ जोड़ दिया, तो इससे भी कस्टमर को फ़ायदा होता है। तो ये सारे प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज का हम यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। फिर 7th आता है पॉइंट ऑफ परचेज। पीओपी का क्या मतलब होता है? पीओपी का मतलब वो सारे डिस्प्ले वाले आइटम जिससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये किसको दिया जाता है? रिटेलर्स को दिया जाता है, जो रीसेल कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट को। किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को अगर वो प्रमोट कर रहे हैं, तो पेप्सी क्या करेगी? जैसे पेप्सी की कंपनी है, अब उसे अपनी ब्रांड को प्रमोट करना है, तो वो रिटेलर को क्या दे देगी? बैनर्स दे देगी, कार्टून्स दे देगी, स्पेशल रैक्स दे देगी, साइंस दे देगी, डैंगलर्स दे देगी। तो ये सारे किसके सामान है? डिस्प्ले करने के। प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाए, ये फ्री में ही रिटेलर को दे दिया जाएगा। डिस्प्ले यूनिट जो कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, ताकि जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो उभर कर आए, लोग उस प्रोडक्ट को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वो प्रोडक्ट विजिबल हो और कस्टमर के माइंड में रह जाए, वो हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट रहे और उसे वो प्रोडक्ट रिमाइंड होता रहे, इसलिए पीओपी दी जाती है। नेक्स्ट है पुश मनी। पुश मनी कब दी जाती है? सेल्स पीपल को दी जाती है ये, और ये एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। अगर सेल्स पीपल एक्स्ट्रा सेल करवाते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी, ये उनका अवार्ड होता है। तो उसे बोलते हैं पुश मनी, कि आपने प्रोडक्ट को पुश कर दिया तो आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है। अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस का मतलब भी प्रमोशनल मनी ही होता है, जो सेलर्स को दिया जाता है। ठीक है। रीसेलर्स को फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे। अब रीसेलर को कैसे पैसा दिया जा रहा है, कैसे मनी दी जा रही है? अगर वो अपने सामान में उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जगह बना रहे हैं, स्लॉट कर रहे हैं, सामान को, चीज़ें रख रहे हैं, पेप्सी की चीज़ें रख रहे हैं, तो स्लॉटिंग फीस दी जाएगी, क्योंकि आप अपनी स्पेस में उसे स्लॉट कर रहे हो, उसे रख रहे हो। ठीक है। या फिर आप पैसों के बदले आपको फ्री गुड्स मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर ब्रांड के, या फिर अगर उस पर्टिकुलर ब्रांड की आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिल जाएगा उसके लिए, या फिर अगर उसकी डिस्प्ले कर रहे हो, अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो भी चार्ज दिया जाएगा। और ये किसको दिया जाता है? रीसेलर्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अब ट्रेड फेयर क्या होता है और एग्जीबिशन क्या होता है, चलिए ध्यान से अच्छे से समझते हैं। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन भी प्रमोशनल टूल है, जिससे बिजनेस प्रमोट होता है, जिससे बिजनेस की सेल्स प्रमोट होती है। बिजनेस अपने आप को लोगों की नज़र में अवेयर करवा सकता है ट्रेड फेयर से। अब ट्रेड फेयर होता क्या है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रेड मतलब व्यापार, फेयर मतलब मेला, यही तो सुना है। तो व्यापार का मेला, जब एक जगह एक स्पेसिफिक एरिया पर जब मेला लगता है और वहाँ पर अलग अलग बिजनेसेस आके अपने स्पेस को सेलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करवाते हैं, और फिर वहाँ पे मीटिंग जैसी होती है,
और फिर वहाँ पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं ट्रेड फेयर्स। ट्रेड फेयर क्या है? ट्रेड फेयर एक तरह का इवेंट है, इवेंट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को शोकेस करने वाली हैं। किसको? पोटेंशियल कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, यहाँ तक कि बड़े बड़े इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आने वाले हैं उनको, ठीक है। ट्रेड फेयर में क्या होता है, जो हमारे टारगेट ऑडियंस होती है, प्रीडोमिनेंट का मतलब जो स्ट्रांगली, जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं, स्ट्रांगली अपील कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे ट्रेड विजिटर्स, मतलब कि वही इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, हमारे पार्टनर, बड़े बड़े बिजनेसेस। यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो ज़्यादातर कमर्शियल बायर्स होते हैं, जो कंजप्शन के पर्पज़ से प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, जो किस पर्पज़ से खरीद रहे हैं, आगे सेल करने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं। तो ये सारे विजिटर्स आते हैं एक जगह पर, इवेंट लगता है, अपनी अपनी जगह पे ये प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। इसी इवेंट को हम बोलते हैं ट्रेड फेयर, ठीक है। और यहाँ पे अच्छे से प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है ताकि और सारे लोग देखें, जो मेहमान बनकर आए हैं वो सब लोग देखें, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आए, अपने आप में ही प्रोडक्ट चीख चीख के अपने फीचर बेनिफिट बता रहा हो, उसे बोलते हैं ट्रेड फेयर। एग्जीबिशन क्या होता है? एग्जीबिशन भी सेम होता है, एग्जीबिशन भी इवेंट ही होता है जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में लगता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपनी इकट्ठी होती हैं, अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टारगेट ऑडियंस होती है ना, यहाँ पे जो प्रीडोमिनेट अपील की जाती है ना, वो जनरल पब्लिक होती है। यहाँ पे पब्लिक आई हुई है, वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग, अलग अलग बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस से डील करने आए हुए थे, वहाँ पे पार्टनर्स थे। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी जनरल पब्लिक है। ये भी बहुत तगड़ा और एक्सीलेंट मैकेनिज्म होता है हमारी सेल्स को, हमारे बिजनेस को प्रमोट करने का, ठीक है। तो बस इवेंट थे और कुछ भी नहीं था। अब बात करते फंक्शंस की। आखिर ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन क्यों किया जाता है? आखिर उसके क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्यों लगाया जाता है ट्रेड फेयर? तो पहला पॉइंट है मीटिंग पोटेंशियल कस्टमर। मीटिंग पोटेंशियल कस्टमर का मतलब जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर है, जो भी हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो ट्रेड फेयर क्या करता है? ट्रेड फेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर कस्टमर आके मीट कर सकते हैं, हमारे बिजनेसेस से हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देख सकते हैं। उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वहाँ पे उन्हें वो लोग मिल जाते हैं और उन बिजनेसेस को उनके पोटेंशियल कस्टमर मिल जाते हैं। अगर एग्जीबिशन नहीं होता, ट्रेड फेयर नहीं होता, तो ऐसे लार्ज कस्टमर्स के कांटेक्ट बनाना मुश्किल होता है। लेकिन सारे पोटेंशियल कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रेड फेयर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। इसलिए भी किया जाता है ताकि हमारा कोई अगर न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट में हम कोई नया प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा सके ट्रेड फेयर के इवेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखो, वहाँ पे जब हम नया प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, लगाएंगे, तो हमें नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, लोग हमारे प्रोडक्ट को जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बारे में फीडबैक देंगे, ठीक है। हम उस फीडबैक को एक्सेप्ट करेंगे। वो कहीं ना जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है ना, वो वहाँ पे टेस्ट हो रहा होगा, उस ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन के थ्रू वहाँ पे एक्सेप्टेंस मिल रही होगी लोगों की। वो अपने रिएक्शंस दिखाएंगे उस नए प्रोडक्ट को लेकर कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि सही रहेगा ये या नहीं रहेगा। फिर वो एक वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम आगे की फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि ये मार्केट में लाना ठीक होगा या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक अ सेल। मेक अ सेल का मतलब हम ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन कर ही क्यों रहे? अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल बायर्स से हम मिले, वो हमारी चीज़ों में इंटरेस्टेड रखे, वो हमारे सामान को खरीदे, इसलिए तो सेल करने की वजह से ही तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री का कॉमन और मेन एम क्या होता है ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का? कि उसकी डायरेक्ट जो सेल है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बढ़ जाए, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने ऊपर इतनी बार बता दिया कि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट हो जाता है, अच्छे से नज़र आ जाता है। अब इतना बड़ा सेटअप हम घर घर जाके या पर्सनली अप्रोच करके तो नहीं दिखा सकते लोगों को, इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा दिखा नहीं सकते। तो
ऐसे कस्टमर्स को क्या होता है, जब वो ट्रेड फेयर में आते हैं तो उन्हें अपने आप वो प्रोडक्ट दिख जाता है। वो एक ही बार सेटअप करते हैं, वहाँ पे इतने सारे कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, उसकी क्वालिटी, उसके क्या बेनिफिट है, उसके क्या फीचर्स है। तो बहुत ईजिली हो जाता है सब कुछ। कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहाँ पे प्रोडक्ट को देखने की, एक्सपीरियंस करने की, फील करने की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टीमुलेट द नीड ऑफ कस्टमर्स। देखो, जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके बेनिफिट को, फीचर को समझते हैं ना, तो जब ये सब चीज़ें होती है ना, अगर हमारे अंदर नीड नहीं भी होगी किसी चीज़ की, तो भी हमारी छुपी हुई सरप्रेस्ड नीड, हिडन नीड जो नहीं थी, वो भी निकल के आ जाएगी और हमारा मन करेगा प्रोडक्ट लेने का। हमारी नीड जनरेट होगी। कैसे होगी? डीमॉन्स्ट्रेशन की वजह से होगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट बहुत अच्छे से देख रहे हैं, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी वहाँ नज़र आ रही है, बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है, तो भाई हमारा मन कर जाएगा, ललचा जाएंगे कि हमें ख़रीद लेना चाहिए, अच्छा है। तो वहाँ पे कस्टमर्स की नीड भी क्रिएट हो जाती है और हमें कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस मिलता है। वो कैसे? अब वहाँ पे कितने सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स आए होंगे, ट्रेड फेयर है, सबने अपना अपना लगाया होगा, तो हम अलग अलग अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन्होंने कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, उन्होंने कैसे चैलेंजेस को फेस किया है। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है। तो बहुत आसानी हो जाती है उनके फीचर्स को, उनके प्रोडक्ट को देखना और समझना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस भी मिलता है। अगर उसने ऐसा इतना बेस्ट किया है तो उससे बेस्ट नहीं करूँगा मैं, ऐसे थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डील विद सर्विस एंड अदर कस्टमर प्रॉब्लम। ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन के थ्रू क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म तो मिलता ही मिलता है, एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मिलता है दोनों को ही, बिजनेस को भी और कस्टमर्स को भी। कस्टमर अपनी प्रॉब्लम आगे से रख सकते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ सर्विसेज चाहिए वो भी आगे से रख सकते हैं। बिजनेस क्या कर सकता है, उन सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके वो अपने में चेंज ला सकता है, उनकी प्रॉब्लम के साथ डील कर सकता है और नई नई सर्विसेज के साथ डील कर सकता है और बेटर कर सकता है। तो ये थे हमारे फंक्शन जिस वजह से हम ट्रेड फेयर एग्जीबिशन करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, किस उद्देश्य से, किस मकसद से ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन किया जा रहा है। तो बहुत छोटे छोटे 1 मिनट में पढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी नई मार्केट बने। अब नई मार्केट कैसे बनती है, जब नए कस्टमर क्रिएट होते हैं। वहाँ पे अगर हमारे नए कस्टमर क्रिएट होंगे तो हमें नई मार्केट मिलेगी ना। ठीक है, दूसरा है हम अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को, जो सामने हमारे साथ कॉम्पिटिटर है जो हमारी तरफ प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को एग्जामिन कर पाते हैं, समझ पाते हैं उसके प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर है, क्या क्वालिटी है। तो इस वजह से भी हम ट्रेड फेयर करते हैं। अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा, सेल से, जब हमारे न्यू कस्टमर बनेंगे। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भी हम ट्रेड फेयर करते हैं। नेक्स्ट की हमारी खुद की कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, जब अच्छे से हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, सब चीज़ों पे, सेटअप वगैरह पे ध्यान देंगे, अपने कस्टमर्स को ग्रीट करेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो हमारी कंपनी की इमेज इम्प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे रिलेशनशिप डेवलप होते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट्स के साथ। प्रोस्पेक्ट्स कौन होता है? प्रोस्पेक्ट कहीं ना कहीं हम कंज्यूमर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान हमारे सामान को खरीदने में इच्छुक है, पे करने में इच्छुक है, वही हमारा प्रॉस्पेक्ट हुआ, है ना। तो उनके साथ रिलेशनशिप को क्रिएट करने में भी मदद करता है ट्रेड फेयर, क्योंकि उन ट्रेड फेयर ने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया। नेक्स्ट है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेड फेयर के थ्रू। जैसे कि अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है, उनकी कंप्लेंट्स को समझा जाता है, और नई नई वो जो भी चीज़ें चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि आज का हमारा कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए भी हम ट्रेड फेयर करते हैं, और नए मार्केट में जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं उन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन के थ्रू, समझ सकते हैं कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड पर है, कैसे कस्टमर किस तरफ, किस जगह पर खिंच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करते हुए हम अपने ट्रेंड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे एडवांटेज की, कि क्या फ़ायदे हैं ट्रेड फेयर के और एग्जीबिशन के क्या फ़ायदे हैं। तो ट्रेड फेयर के और एग्जीबिशन के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने की, कि
कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे कहाँ वीक पॉइंट्स है, उसके क्या वीक पॉइंट्स है, कस्टमर आखिर अट्रैक्ट कहाँ हो रहा है और किस लिए हो रहा है। ये सारी चीज़ों को, इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हम कंपेयर कर पाते हैं और ये देख पाते हैं कि कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजी है, उसने कैसे चीज़ों को हैंडल किया है, टैकल किया है। ठीक है, तो पहला फ़ायदा तो यही हो गया कि हम ईजिली अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि हमारे में क्या कमियां हैं। दूसरा कि यहाँ पे हमें वाइडर मार्केट मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे आते हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर। अब पूरी जनसंख्या तो उठ के नहीं आएगी एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर में, वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वही आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी मार्केट मिल जाती है। ठीक है, ट्रेड फेयर से हमारे नए नए कस्टमर्स क्रिएट होते हैं और साथ में जो हमारे ओल्ड कस्टमर हैं वो भी हमारे साथ बने रहते हैं क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, फीचर क्वालिटी बता रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट है वो सब बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे पुराने कस्टमर भी जुड़े रहते हैं और नए भी क्रिएट होते हैं। और नेक्स्ट फ़ायदा क्या है कि जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल गुड्स की एडवर्टीज़मेंट करना इतनी आसान नहीं होती, उनका सेटअप करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ना एक ही बार में सेटअप होता है और आसानी से इंडस्ट्रियल गुड, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस होती है, वो हमारे कमर्शियल बायर्स होते हैं जो किस पर्पज़ से आते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस के पर्पज़ से वहाँ पर आते हैं। ठीक है, उन्हें कंजप्शन नहीं करना, उन्हें अपने सामान से सामान बनाना है, उन्हें इस सामान से सामान बनाना है, आगे सेल करना है, इस वजह से आते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड बहुत इजीली सेल हो जाते हैं। यहाँ पर ना सेल्समैन बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, कैसे कस्टमर को हैंडल करना है, कैसे उसकी क्वेरीज का आंसर करना है, कैसे उसे ग्रीट करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। ट्रेनिंग, एक तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन से, क्योंकि हम अलग अलग सेल्स पीपल को देखेंगे, सेल्समैन को देखेंगे, कैसे कॉम्पिटिटर के सेल्समैन अपनी कस्टमर को ग्रीट कर रहे हैं। ये सारी ट्रेनिंग मिलती है हमें। ठीक है, और यहाँ से हमारे इम्प्रेशंस भी गुड क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि कस्टमर हमारे साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करके गया है। आप ही बताओ, आपको सबसे अच्छा चैट करना लगेगा या कॉल पे बात करना लगेगा या फिर मिलना लगेगा? ठीक है, अपने दोस्तों से। वैसे मतलब मेरा दोस्तों वाला था नहीं, ठीक है, तो आप बोलोगे हमें सबसे अच्छा मिलना लगेगा। तो जब फेस टू फेस मीटिंग हो रही है, ट्रेड फेयर हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है, हम सामने से अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, तो इससे इम्प्रेशन जो होता है ना वो बहुत अच्छा क्रिएट होता है। ठीक है, 7 पॉइंट है, सेल्स बढ़ती है। अभी तक हम समझ चुके हैं सेल्स बढ़ाने के लिए ही तो हम ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ही तो ये सब कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है, गुडविल भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना। इन गुडविल को भी बढ़ाने के लिए तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये थे एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला डिसएडवांटेज है हाईली एक्सपेंसिव। ये जो ट्रेड फेयर्स होते हैं और एग्जीबिशन होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? अगर हम यहाँ पे अपना सेटअप कर रहे हैं तो स्टैंड का खर्चा है, जगह का खर्चा है, स्पेस का खर्चा, स्टैंड डिज़ाइन, लाइटनिंग, ठीक है, फिर सेल पीपल की ट्रेनिंग, कैसे ग्रीट करना है, इन सब का खर्चा बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेंसिव होता है ट्रेड फेयर में हिस्सा लेना। ठीक है, एक स्पेस बुक करना, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, यहाँ पे हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और ट्रेनिंग में चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट, हमें पैसा लगाना पड़ेगा, उनसे ट्रेन करना पड़ेगा कि आप वो कैसे चीज़ें करनी है। तीसरा कि रिज़ल्ट भी हमें पता नहीं है कि सही में हमारी लीड जनरेट होंगी, क्या हमारे कस्टमर यहाँ से क्रिएट होंगे, गारंटी नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ कर सकते हैं, बाकी रिज़ल्ट तो बाद में ही आता है ना। हम अपनी मेहनत करते हैं बस। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है हाई कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगल बगल में हमारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो खुद अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। तो कस्टमर का किसी की भी तरफ खींचना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कंपटीशन भी तगड़ा होता है। यहाँ पे टर्न आउट्स भी ना लो हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि लीड जनरेट करना या फिर गारंटी रिजल्ट आए ना आए ये ज़रूरी तो नहीं है, जिससे टर्न आउट निकलना सामान ये भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है नीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए, स्टैंड लगाने के लिए, लाइटिंग लगाने के लिए, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, कैसे भी गड़बड़ होती है, कोई चीज़ वेस्ट होती है, ख़राब होती है, डैमेज होती है, उन सब के लिए
कौन जिम्मेदार होगा? ओनर जिम्मेदार होगा, ओनर। ठीक है, तो ओनर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग के बारे में। ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर, मैडम ने तो दिमाग ही सड़ा दिया। ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर, इतना ट्रेड फेयर पढ़ा के। लेकिन उसी ट्रेड फेयर की प्लानिंग कैसे करते हैं? अगर हमें कोई भी ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करनी है, उसमें हिस्सा लेना है, अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाती है? तो फर्स्ट स्टेप आता है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लो भाई। आप ही बिजनेसमैन हो, अब आपको ही ट्रेड फेयर करनी है, अब आप ट्रेड फेयर करने वाले हो, तो ये बताओ ऑब्जेक्टिव सेट करोगे या नहीं करोगे? आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड फेयर करनी क्यों है, आपको ट्रेड फेयर में हिस्सा क्यों लेना है। या तो हो सकता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव हो कि आपके पास नया प्रोडक्ट है, उसको लॉन्च करने के लिए, उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, उसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करवाने के लिए आप चाहते हो कि मैं ट्रेड फेयर में हिस्सा लूँ ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानें। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप चाहते हो कि मेरी जो सेल है ना वो और दोगुनी तिगुनी हो जाए, इसलिए आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, इसलिए आप चाहते हो कि मैं ट्रेड फेयर में हिस्सा लूँ। या फिर आपकी बहुत बड़ी रेंज है, प्रोडक्ट रेंज जो है वो बहुत बड़ी है, आपके पास कई वैरायटी के प्रोडक्ट है, वही आप पब्लिक को दिखाना चाहते हो, तो इस वजह से सोच रहे हो कि मैं ट्रेड फेयर में हिस्सा लूँ। तो आपको सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना। अगर आप चाहते हो कि आपको मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इसलिए आप ट्रेड फेयर में हिस्सा ले रहे हो, तो आपको पहले से एडवांस में स्पेस बुक करना पड़ेगा, नहीं करेगा? अच्छा खासा आपको ट्रेड फेयर में स्पेस बुक करना पड़ेगा ताकि आप अपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सको, जो नया प्रोडक्ट आप लाने वाले हो। तो अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो उसी हिसाब से आप आगे चल सकते हो। तो समझ में आया? सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, चलो ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया भाई, अब आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। प्रिपरेशन कैसे शुरू होगी? आपको अब ट्रेड फेयर में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह बुक करनी होगी एडवांस में ही। ठीक है, आपको सारे अरेंजमेंट्स देखने होंगे, आपका स्टैंड का फर्नीचर कैसा लगाना है, सैम्पल, शो कार्ड, सेल्स लिटरेचर, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि आप ये सब तैयारी आपको एडवांस में करनी है। आपको डेट, टाइम, इन सब के शेड्यूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो आप चीज़ें कर पाओगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेप। अब आप क्या करोगे? ट्रेड फेयर एग्जीबिशन स्टैंड के बारे में सोचोगे, कैसे स्टैंड लगाना है। स्टैंड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी कैसे फिटिंग होनी चाहिए, और स्टैंड कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूर से ही देखते ही लोग बस खींचे चले आए आपकी तरफ। आई कैची होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, और आपके बिजनेस चीज़ों से, आपके स्टैंडर्ड से मैच करता हुआ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स को बीट कर रहा हो। ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो विजिटर के इमोशन पर अपील कर रहा हो, उनको बहुत दूर से ही अट्रैक्ट करके ला रहा हो। आपके पास एक्सपर्ट होने चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट के लिए आपके पास इंसान होने चाहिए ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए। तो समझ में आया? ट्रेड फेयर स्टैंड के बारे में सोचना, उसकी फिटिंग के बारे में सोचना, कैसे होना चाहिए, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव सा जो आउटर पार्ट होना चाहिए स्टैंड का, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग देखते ही खिंच जाए। जैसे थंबनेल होता है ना यूट्यूब का, अच्छा बनाओ तो ही लोग वीडियो देखते हैं, नहीं बनाएंगे तो नहीं देखते। अब मुझ जैसी बेचारी का क्या होगा, जिसको थंबनेल सही से बनते ही नहीं है, आप खिंचते ही नहीं हो, क्या ही करूँ। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जिबिट्स। अब आपको प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंट करना है चीज़ों को। आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं इस तरीके से शो करने हैं, इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि वो अपना बेस्ट एडवांटेज दे सके। आपको इतना अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करना है कि जो विजिटर की अटेंशन है वो तुरंत ही आपकी तरफ खिंच जाए। आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, भले ही आप 2 से 3 प्रोडक्ट रखो, लेकिन क्वालिटी में रखो। आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, ना कि क्वांटिटी। तो आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, ये होना चाहिए आपका नेक्स्ट स्टेप। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है लाइटनिंग, जो बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती है। अगर डिम लाइट वाला एरिया है ना, तो लोग उसकी तरफ जाना पसंद ही नहीं करते। जहाँ पे जगमग 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 रोशनी हो रही होती है ना, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं। अब मॉल में आपने देखा होगा, अगर मॉल्स की लाइट कम कर दी जाए ना, तो लोगों का ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा मॉल्स में से, क्योंकि मॉल्स में इतनी सारी लाइटें जलती रहती हैं, इसी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो लाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को लाइट करो। ठीक है, आप
क्या करो, सब जगह लाइट्स लगाओ, स्टैंड पर लाइट लगाओ, आपका एरिया बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप ये आता है, ये भाई आपने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, स्पेस भी बुक कर दिया, लाइटनिंग भी कर दी, सब कुछ कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है उसके लिए आप स्टाफ लेके आओ बढ़िया सा। अगर कस्टमर आपकी तरफ आता है तो उसको ग्रीट करने के लिए अच्छा स्टाफ होना चाहिए, जिसको आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रखी हो, एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड सेल्स पीपल होने चाहिए। ऐसी सेल्स टीम होनी चाहिए जो बस 4 चांद लगा दे। आपके पास बढ़िया स्टाफ होना चाहिए जो रेस्पेक्टफुली ग्रीट करे, कस्टमर्स को रिसीव करे और बहुत बहुत अच्छे से बिहेव करे। ठीक है, आपकी हर एक टीम का मेंबर विलिंग होना चाहिए काम करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। उसे पता है कि मुझे अपना 100% देना है। उसे पता होना चाहिए कि डिस्कशन को कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कैसे उन सामने वाले की आंसर्स को, क्वेरीज को सॉल्व करना है। उसे पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आंसर करना है। हर एक चीज़ उसे आनी चाहिए। उसका ड्रेस कोड, उसका अपीयरेंस, उसका पोस्चर, हर एक चीज़ मैटर करने वाला है। तो आपका स्टाफ ओवरऑल बेटर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलो ठीक है, स्टाफ बेटर हो गया, ग्रीड वीड कर लेगा। अब क्या होना चाहिए आपके पास, जैसे ट्रेड फेयर हो गया, होने के बाद आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आए थे, कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोग हमारे पास चल कर आए, ठीक है, कितने लोगों ने अटेंड किया। ये सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, कौन कितना इंटरेस्टेड था, ताकि आपके जो फ्यूचर डिसीजन है उसमें आपको मदद मिल सके। ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट बनाने पड़ेंगे, आपको हर एक विजिटर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फॉलो अप एक्शन लेना। अब ठीक है, चलो आपने रिकॉर्ड भी रख लिया, अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे, फॉलो अप एक्शंस लोगे, आप देखोगे कितने एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स ने ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन को अटेंड किया। आप चेक कर रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि कितनों ने अटेंड किया है। जिन्होंने भी अटेंड किया है ना, उनको थैंक यू नोट भेज सकते हो आप। ठीक है, या फर्दर अपॉइंटमेंट उनके साथ बुक कर सकते हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो सेंड कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको क्या करोगे, उनको एग्जीबिशन की इन्फॉर्मेशन दोगे, नई नई चीज़ें जो भी हुई हैं वहाँ पे वो सारी एग्जीबिशन की इन्फॉर्मेशन देने के बाद फॉलोअप बनाओगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप जो आता है वो आता है सक्सेस को मॉनिटर करना। ये तो बहुत ज़रूरी है। आपने मेहनत कर ली, पढ़ाई कर ली, उसके बाद रिजल्ट भी आ गया, अब आप मॉनिटर तो करोगे मेरे नंबर कितने आए भाई, मैंने क्या गोल बनाया था, कितने हिसाब से चले और कितना कम रह गए, कितना आगे बढ़े। इन सब चीज़ों को, पूरी सक्सेस को, हमने ट्रेड फेयर में हिस्सा लिया, एग्जीबिशन किया, तो इसकी सक्सेस पे क्या असर हुआ, बिजनेस ने कितना अचीव किया, उसकी कितनी कॉस्ट आई। ठीक है, इन सब को करने में कितने डिटेल ऑफ कॉन्टैक्ट बने, ठीक है, कितने आना पसंद है, इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं आए। इन सब चीज़ों को चेक करना, मॉनिटर करना, एनालाइज करना, हर एक चीज़ को, कॉम्पिटिटर के रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, बेनिफिट चेक करना कि इससे हमें कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं, और आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इस पूरी चीज़ को मॉनिटर करना, ये होता है हमारा लास्ट स्टेप। और अपने वीक पॉइंट से कुछ सीखना, ये भी होता है हमारा लास्ट ही पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे जिसके चलते हम एक अच्छा ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत है जो भी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हमने किए थे उसको इवैल्यूएट करने की, उसको चेक करने की कि वो सही रहे या नहीं रहे। सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम कौन से किए थे हमने लोगों को डिस्काउंट दिया था, प्रीमियम दिए थे, सैम्पल्स दिए थे, है ना, कूपन दिए थे, सेल कॉन्टेस्ट करवाए थे, रीसेलर्स को पीओपी कराई थी। ये सारी चीज़ें जब हमने की तो इसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत क्यों है? तो पहली ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने रिजल्ट को, इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट कर सके। मतलब जो हमने गोल्स बनाए थे उन गोल पर खरे उतरे या नहीं उतरे। तो जब हम गोल्स को और रिजल्ट को आपस में कंपेयर करेंगे, जो गोल्स हमने बनाए थे और जो रिजल्ट आया उनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं ये सेल्स प्रोग्राम हमारे लिए कितने इफेक्टिव रहे, कितने मस्त रहे, बढ़िया रहे। तो
तो सबसे पहला तो पॉइंट यही है, इसलिए ही ज़रूरत है। अगर हमने ये देखा कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि सेल्स बढ़ जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि सेल्स बढ़ जाए, और हमने रिजल्ट में ये पाया कि सेल्स बढ़ गई, हमने अपनी सेल्स अचीव कर ली, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो सेल्स प्रमोशन थे वो हमारे लिए बहुत बढ़िया थे, इफ़ेक्टिव थे। ठीक है, तो पहली ज़रूरत समझ में आ गई। दूसरी ज़रूरत है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सकें। वो कैसे? देखो, अब ये जितनी भी चीज़ें हमने करी थी, कूपन देना, ये सब चीज़ें करना, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट थी। हम किस पर? अपने कंज्यूमर पर, अपने कस्टमर पर क्या कर रहे थे? पैसे को इन्वेस्ट कर रहे थे, ताकि इस पैसे से और ज़्यादा सेल्स बढ़ा सके। ठीक है, अब वो पैसा कैसा था? डिस्काउंट में, ऑफर में, प्रीमियम में, है ना। तो एक तरह का हमारा एक्सपेंडिचर था, कंपनी का एक्सपेंडिचर था, तो कंपनी इसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेगी। अगर उस इन्वेस्टमेंट पे अगर सेल्स ज़्यादा बढ़ गई है, लास्ट में आते आते सेल्स 10% बढ़ गई है जो हमने सोचा था, तो हम मान के चलेंगे कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से हाई अच्छे रिजल्ट मिले हैं, गुड रिजल्ट मिले हैं, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ, हमारे लिए ये सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। अगर सेल्स नहीं बढ़ी इनसे भी, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न आया है वो लो आया है, इसलिए हमारी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम बेकार थे, इफ़ेक्टिव नहीं थे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर हर बिजनेस ये चाहता है कि उसका रिटर्न का जो साइज़ हो वो डबल ट्रिपल हो, मस्त रिटर्न आना चाहिए उस पर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम चेक करते हैं तो हम फ्यूचर में जो भी करेक्टिव स्टेप्स हैं वो ले सके। हमें पता लग गया कि हमारे लिए सेल्स प्रोग्राम अच्छे नहीं थे, काम नहीं किए, तो कमी कहाँ रह गई? उस कमी को, उस पॉइंट को हाईलाइट करना, अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ना और फिर फ्यूचर प्लानिंग करना ही एक समझदार इंसान की समझदारी होती है। इसलिए हमें इवैल्यूएशन करने की नीड पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इवैल्यूएशन की नीड इसलिए भी पड़ी क्योंकि हमें पता करना था हमारे कॉस्ट बेनिफिट हमें कितने हुए, इससे कितना फ़ायदा हुआ। देखो, ये बहुत एक्सपेंसिव थे, ये बात तो सही है, हमने जो डिस्काउंट दिया, सैम्पल्स, ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हमारी कॉस्ट कवर हो पा रही है? इससे जो सेल्स बढ़ी है उससे हमें दुगना फ़ायदा हो रहा है? क्या हमें कॉस्ट बेनिफिट मिल रहे हैं? जो हमने मनी स्पेंड की थी, क्या उससे एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, एडिशनल सेल हो रही है? अगर हाँ, तो ये बहुत बढ़िया थे, अगर नहीं तो ये बहुत ख़राब थे। ठीक है, इसको भी चेक करने के लिए, कॉस्ट बेनिफिट को भी चेक करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नई और मॉडर्न टूल्स का एग्जामिन करना। देखो, मार्केट बहुत डायनामिक है, आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं। मार्केट एक जैसा नहीं होता, अलग अलग लोगों की टेस्ट बदलती है, डिमांड बदलती है, फैशन बदलता है, उनकी प्रेफरेंस बदलती है। तो उन्हीं चीज़ों को देखना, आइडेंटिफाई करना, क्या ये जो टेक्निक हमने पहले यूज़ की थी या उतनी ही यूज़फुल थी या नहीं थी, इन सब की एग्जामिन करना क्या ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। और इससे इवैल्यूएशन से हमें यही पता लगता है कि ये जो तरीका हमने लगाया था वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद था। हमें नए नए मॉडर्न टूल्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो ये थे हमारी ज़रूरतें क्यों हैं इवैल्यूएशन की। अब बात करते हैं आखिर इवैल्यूएशन करते कैसे हैं। अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे क्यों ज़रूरत है इवैल्यूएशन की, चेक करने की क्यों ज़रूरत है कि हमारे सेल्स प्रोग्राम अच्छे थे या नहीं थे। लेकिन अब पढ़ रहे हैं कैसे करते हैं इवैल्यूएशन, कैसे चेक करते हैं। तो इसके भी 3 तरीके होते हैं, 3 तरह की टेस्टिंग होती है अपने सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम जो हमने किए हैं उसको चेक करने की। पहली होती है प्री टेस्टिंग, दूसरी होती है कॉन्करेंट टेस्टिंग और तीसरी होती है पोस्ट टेस्टिंग। तो सबसे पहली आती है प्री टेस्टिंग। प्री मतलब पहले। अब हम सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम अभी तक किए नहीं है, मतलब मार्केट में किए नहीं है, हमने डिस्काउंट दिया नहीं है, हमने प्रीमियम दिया नहीं है, हमने ऑफर्स निकाले नहीं हैं, अभी सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम किया ही नहीं है अभी। उससे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम जांच कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं लॉन्चिंग से पहले, उसे बोलते हैं प्री टेस्टिंग। ठीक है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें हम करते हैं तो इससे हमारा कितना फ़ायदा है, कितना बेनिफिट हमको मिलने वाला है। इस
कैंपेन के बाद, चलने के बाद, क्या ये हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगा या नहीं होगा। अब वो कैसे, आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आप सोच रहे होंगे अभी तक हुआ भी नहीं सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, तो कैसे कैसे हम पहले ही उसको चेक कर सकते हैं। तो उसके भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। पहला एग्जाम्पल है हॉल टेस्ट। हॉल टेस्ट, इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक कमरा होता है, कमरे में 100 कंज्यूमर्स होते हैं जिनको बुलाया गया होता है। उनके सामने 7 से 8 ऑप्शंस रखे जाते हैं, कोई प्रीमियम का, कोई डिस्काउंट का, किसी का, कोई किसी का। ऐसे सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे अल्टरनेटिव रखे जाते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे और कितने इंटरेस्टेड हो। तो हॉल टेस्ट मेथड में ये पता लग जाता है कि बंदे किस चीज़ को, प्रमोशन को, प्रीमियम को, या फिर सैम्पल को, या फिर डिस्काउंट को, कूपन्स को, किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होने वाला है। तो ये हुई प्री टेस्टिंग हॉल टेस्ट के थ्रू। दूसरा है डिस्कशन विथ रीसेलर। रीसेलर के साथ हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव रखकर उनके सामने, और उनसे पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो वो अपने अलग अलग ओपिनियंस देंगे, अपने सजेशंस देंगे, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर है। तो एक तरीका ये हो गया प्री टेस्टिंग का। तीसरा तरीका है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बहुत सारे कंज्यूमर्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उनके साथ डिस्कशन की जाती है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रमोशनल आइडियाज़ पे बात करी जाती है कि आपको कौन सा बेस्ट लगता है। फिर वो प्रेफर करते हैं, वो चुनते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं, अपने सजेशन देते हैं, फिर उसके बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा हमारी कंज्यूमर्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, 2 पैनल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मतलब एक है कि सेल कर रहे हो लेकिन कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, इसके साथ किसी भी तरीके का डिस्काउंट विस्काउंट हम नहीं देने वाले, ना ही हम प्रीमियम देने वाले हैं, ना ही हम कूपन देने वाले हैं, सैम्पलिंग कुछ भी नहीं देने वाले हम। और एक जगह हम प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रीमियम्स दे रहे हैं, कूपन दे रहे हैं, सैम्पल दे रहे हैं। तो इन दोनों पे फिर हम कंपेयर करेंगे किसकी सेल्स ज़्यादा हुई, कौन ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, कौन सोसाइटी में ज़्यादा लोगों को कवर कर पाया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फिर हम अपना बेस्ट चुनेंगे, ठीक है, और फिर पता लगाएंगे कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है। लॉन्च से पहले हो रहा है ये सारे काम, ठीक है। तो सबसे पहला ये है कि हमें पता लग जाता है अगर हम कोई सा भी अल्टरनेट चुनते हैं तो उससे कितना फ़ायदा हमें मिलने वाला है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलने वाली है। ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता लग जाता है प्री टेस्टिंग के थ्रू। और दूसरा, हमें सबसे ये पता लग जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला ऑप्शंस है, किसको हमें लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। तो प्री टेस्टिंग हमें ये मदद करती है। अब बात करते हैं हमारी कॉन्करेंट टेस्टिंग के बारे में। तो कॉन्करेंट टेस्टिंग क्या होती है, मतलब अब जो टेस्टिंग हो रही है ना, अब हमने लॉन्च कर दिया है, अब वो प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रीमियम्स, कूपन, सैम्पलिंग, ये सब मार्केट में अभी चल रही है। हमारी कंपनी ये सारी चीज़ें हमारे कस्टमर्स को ऑफर कर रही हैं, अभी इज़ इन प्रोग्रेस में है, प्रोग्रेस में सब चीज़ें चल रही हैं, कैंपेन चल रहे हैं, ठीक है। अब हम एग्जामिन कर रहे हैं, अब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कॉन्करेंट टेस्टिंग। मतलब बीच दौरान में ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तब हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे कॉन्करेंट टेस्टिंग। इसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग जगह से अलग अलग फीडबैक को रिसीव करेंगे। हम देखेंगे पहले हफ्ते में कितनी सेल्स हुई, अगर हमने ये ऑफर्स दिए तो हफ्ते में सेल्स कितनी हो रही है, वीकली कितनी हो रही है, मंथली कितनी हो रही है, और कितने से ज़्यादा बढ़ी है। अगर हमें लगता है ना बहुत फ़ायदेमंद है तब तो ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं इन ऑफर्स को देने के बाद भी, तो हमें जल्दी से ही प्रमोशन मैनेजर क्या करेगा, इन सारी ऑफर्स को मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, ठीक है, जहाँ पे भी उसे ज़रूरत लगेगी ऑल्टर करेगा, ठीक है। कॉन्करेंट टेस्टिंग का जो मेन एम होता है वो होता है सेल्स चेक करना। सेल्स देखो कितनी हो रही है, कहाँ से हो रही है, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा हो रही है, और लोग कितना % से बढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिटरमाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं। और अगर हमारी कोई
गलतियां हैं, डेविएशंस हैं, तो उनको रिकॉर्ड करते हैं और जितने भी करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट टेस्टिंग की। पोस्ट टेस्टिंग क्या होती है? मतलब कि आपने ये कैंपेन चला दिए, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम खत्म हो गए, ऑफर खत्म हो गए, उसके बाद आप टेस्टिंग कर रहे हो तो उसे बोलते हैं पोस्ट टेस्टिंग। उसमें पहला एग्जाम्पल्स है सेल्स डेटा मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें सेल्स को, जितना भी सेल्स डेटा है उससे एनालाइज किया जाता है। आपका जब आपने ये कैंपेन शुरू भी नहीं किया था तब आपकी कितनी सेल होती थी, जब आप ये चला रहे थे तो आपकी कितनी सेल्स बढ़ी, और जब ये खत्म हो गई तो आपकी कितनी सेल्स है और कितने पर रुक गई। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना सेल्स डेटा मेथड के थ्रू हम ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जब आपने ये कैंपेन नहीं चलाया था तो इस आपकी जो सेल्स होती थी वो 9,000 होती थी। जब ये कैंपेन चल रहा था तो आपकी सेल 10,000 होने लगी, और जब ये कैंपेन ओवर होने वाला था तो आपकी सेल 12,000 होती थी। ठीक है, अब आपने ये सब चीज़ें जब बंद कर दी हैं, अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया है, तो आपकी सेल 11,000 हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? बंद करने के बाद आपकी सेल 11,000 थी और शुरू करने से पहले आपकी सेल 9,000 थी। तो इसमें फ़र्क देख पा रहे हो? हाँ, फ़र्क पड़ा है। टेस्टिंग के बाद हमने पता लगाया कि हमारी सेल्स भले ही कैंपेन चलने पर जितनी थी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें फ़ायदा हुआ है, बड़ी है सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सर्वे। सर्वे कर सकते हैं हम, अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं लोगों का बाइंग बिहेवियर क्या था, क्या उनका बिहेवियर बदला था जब कैंपेन चला था। उन्हें बार बार याद दिला सकते हैं, रिकॉल करवा सकते हैं, आपको वो प्रोडक्ट याद है, कैसा लगा। फर्दर एनालाइज के लिए ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अलग अलग जगह से वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इन सबसे पता लगाना कि वो चीज़ें कितनी इफेक्टिव रही। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर पैनल डेटा। पैनल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा। कंज्यूमर के डेटा से भी हम पता लगा सकते हैं। कंज्यूमर के डेटा से कैसे पता लगा सकते हैं? ये जो मेथड है ना, ये पता लगाता है अलग अलग वेरियस क्लासेस के जो कस्टमर्स होते हैं, अलग अलग क्लासेस के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग लोगों से हमें पता लग सकता है कि उन्होंने उस कैंपेन के थ्रू कैसा रिस्पॉन्ड किया, उन्हें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हुए, मोटिवेशनल उन्होंने फील किया जब ये सारी टेक्निक यूज़ की जा रही थी। तो हम अलग अलग वेरियस क्लासेस से डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं और इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटेल ऑडिट डेटा। इसमें क्या करते हैं हम? अलग अलग रिटेल आउटलेट पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की स्टॉक को किसने बढ़ाया है। मतलब कैसे बढ़ा सकते हैं? जब उनका प्रोडक्ट बिका होगा, जो हमारा वाला प्रोडक्ट था उनके पास बिका होगा, उनकी आउटलेट पे बहुत ज़्यादा बिक्री हुई होगी, तभी तो उन्होंने अपने स्टॉक को बढ़ाया होगा। तो इंस्पेक्शन के थ्रू जाएंगे और चेक कर सकते हैं रिटेल ऑडिट डेटा से कि कितनी लोगों में बढ़ोतरी हुई है, कितना कैंपेन के थ्रू उन्होंने चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद किया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम पोस्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। डेटा के बेसिस पे पोस्ट टेस्टिंग की जाती है। ओके, अब बात करते हैं हमारे पब्लिक रिलेशन के बारे में। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही पढ़ा था, एक बिजनेस को अपने आप को प्रमोट करना पड़ता है, अपने सोसाइटी में स्टैंड करने के लिए उसे सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ता है। उसे सोसाइटी तभी एक्सेप्ट करती है जब वो सोसाइटी के हित में कार्य करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो बिजनेस सोसाइटी में खड़ा है तो वो भी, सोसाइटी भी उससे कुछ चाहती है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कैसे वो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को प्रमोट कर सकता है, एडवर्टाइजिंग से कर सकता है, पर्सनल सेलिंग से कर सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से कर सकता था। और अब एक तरीका हमने और पढ़ लिया जो था सेल्स प्रमोशन, कैसे वो अपनी सेल्स को, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट कर सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक रिलेशन की। पब्लिक रिलेशन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पब्लिक के साथ रिलेशंस क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनाना, उसे ही बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब एक डेलिब्रेट, सोची समझी साजिश, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के साथ रिलेशन बनाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट पे काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। उसे अपना फ़ायदा तो सोचना ही सोचना है, अपने प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही सोचना है, साथ में उसे पब्लिक का भी फ़ायदा करना है। तभी तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी आपके बिजनेस को, तभी तो आपके बिजनेस की इमेज बिल्ड हो पाएगी जब आप पब्लिक की नज़रों में अच्छा बनोगे। अब पब्लिक का मतलब क्या है? पब्लिक का मतलब क्या लोग हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पब्लिक के हमारे कस्टमर्स भी आते हैं जो हमारे
ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं वो डीलर्स भी आते हैं, हमारे शेयर होल्डर भी आते हैं जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे सप्लायर भी आते हैं जो माल को सप्लाई करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी आती है। ये होती है पब्लिक। इन सब के साथ इनके म्यूचुअल बेनिफिट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जब हम रिलेशन को क्रिएट करते हैं तब बनता है पब्लिक रिलेशन। ठीक है, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि हम अपनी इमेज को क्रिएट कर सके कस्टमर के माइंड में, पब्लिक के माइंड में, जनरल पब्लिक जो है उसके माइंड में बिजनेस क्या है, उसकी क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है, इसकी बना सके, इस इमेज को क्रिएट कर सके, इसलिए हम करते हैं पब्लिक रिलेशन। अब पब्लिक रिलेशन कैसे किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? तो देखो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स प्लान करती है या मीडिया का सहारा लेती है या फिर सोशल मीडिया का सहारा लेती है। इन सब से वो पब्लिक के साथ रिश्ते बनाना चाहती है। बिजनेस बहुत चालाक है। अब वो कैसे कैसे बनाती है वो रिश्ता? तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कस्टमर को एजुकेट करना, हर एक प्रोडक्ट सर्विस जो भी वो दे रही है उसके बारे में उसे अच्छे से बताना, फीचर बताना, उसके बेनिफिट बताना, ये सारी चीज़ें उनको बताना। कम्युनिकेशन, मेन चीज़ क्या है? कम्युनिकेशन। किसी भी रिश्ते को कैसे बनाया जा सकता है? कम्युनिकेशन से। जब आप कम्युनिकेट करते हो, बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, तो एक रिश्ता क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी करती है अपने पब्लिक के साथ। जब क्राइसिस, कोई भी क्राइसिस वाली सिचुएशन है, जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, मैगी में कांच निकल गया था, ऐसी अफवाहें सुनने को मिली थी ना, तो उस समय मैगी वालों ने क्या किया? कम्युनिकेट किया। तो ये क्राइसिस कम्युनिकेशन होता है, ये पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने वाला काम होता है। ठीक है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है सेल डिपार्टमेंट जो पूरी सेल्स को संभालता है, एक होता है परचेज डिपार्टमेंट जो परचेज का सारा काम संभालता है। ऐसे ही हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है। और ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं PR डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, जिसका मेन काम क्या होता है? पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना। हर चीज़ में वो आगे आएगा जब पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बनाने की बारी आएगी, चाहे वो मीडिया को बुला के, प्रेस को बुला के पब्लिक के साथ रिलेशन बना रहा है, या फिर चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे रिलेशन बनाए जाते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? रिश्ते बनाने बहुत ज़रूरी है। अभी ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों बनाते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि अवेयरनेस बढ़ सके, हमारी कौन सी कंपनी है, हमारे क्या प्रोडक्ट है, हमारी क्या सर्विसेज है। एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सर्वाइव तभी कर सकता है जब पब्लिक के पास अच्छी खासी अवेयरनेस हो उस बिजनेस की। ठीक है, अपनी अवेयरनेस को फैलाने के लिए, अपने नाम को फैलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट के नाम को फैलाने के लिए पब्लिक के साथ रिलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि रिलेशनशिप बनाना, उनके साथ रिश्ते बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बिल्ड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब है जब हम पब्लिक के साथ रिलेशंस बनाते हैं तो हम उनका विश्वास जीत लेते हैं, वो हम पे भरोसा कर सकती है, हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकती है। ठीक है, तो लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है। लॉयल्टी क्रिएट होती है तो इससे क्या होता है, हम कोई भी, कैसी भी, अगर कोई भद्दी से भद्दी सिचुएशन भी आएगी तो उसके साथ भी डील कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक हम पर भरोसा करती है, वो हमें पहचानती है, जानती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेट डिमांड। हमें क्या करना है? अपनी डिमांड को क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छे लोगों के पास कस्टमर जाता है, जब देखता है ना वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है और एक दुकान वाला बहुत गंदी तरीके से बात करता है, तो वो ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर बिहेव बहुत अच्छे से किया जा रहा हो। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक के साथ रिलेशनशिप बना रखे हैं, पता है उसे, ऑर्गेनाइजेशन को इन पब्लिक के साथ कैसे रिश्ता बनाया जाता है, तो वो अपने आप एक डिमांड को क्रिएट कर देगा। लोग उससे खरीदना पसंद करेंगे, उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक का एटीट्यूड बढ़ जाता है। पब्लिक इन्फ्लुएंस होती है किसकी तरफ? उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, उस ब्रांड की तरफ। फिर जैसे बिजनेस सोच रहा है ना, तो फिर पब्लिक भी सोचने लगती है। ठीक है, पब्लिक की नज़र में वो सारी चीज़ें चल रही होती है, उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ब्रांड की तरफ कि ये ब्रांड अच्छी है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। आखिर क्या पब्लिक रिलेशनशिप के क्या नेचर है, क्या फीचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो सबसे पहला फीचर तो यही है कि जो पब्लिक रिलेशन होता है ना, वो एक एक्ट की तरह काम करता है, जोड़ने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन को और पब्लिक को। इनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक लिंक का काम करता है। कौन? पब्लिक रिलेशन। ठीक है,
ये एक तरह का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज हमने रिश्ते बना लिए तो ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे ही नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं है पब्लिक से, हम सोच ही नहीं रहे, हमारा बिजनेस जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वहीं पर हम गंदा करते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, अपने यहाँ के जितने भी बेकार से केमिकल हैं, हजार्डियस वेस्ट हैं और पोल्यूशन हम कर रहे हैं, हम उसी सोसाइटी को गंदा भी कर रहे हैं जहाँ पे हमारा बिजनेस स्टैंड कर रहा है। तो क्या पब्लिक हमारे फेवर में कभी आएगी? नहीं। वो पहचानेगी हमें, ये बिजनेस तो हमेशा गंदा करता रहता है, ये इसके काम ही ऐसे हैं। तो पब्लिक के साथ रिलेशन मेंटेन करते हुए चलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पब्लिक रिलेशन कैसा प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसको रेगुलरली हमें करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट। पब्लिक रिलेशन से जो क्राइसिस पड़ती है, जैसे कि हमारा बिजनेस डूबने वाला है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, किसी ने कोई आरोप लगा दिया, जैसे मैगी में वो निकले थे, कांच निकले थे, डेयरी मिल्क में कीड़े निकले थे, तो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ गई है, इसमें हम डील कर सकते हैं। अगर पब्लिक हम पे भरोसा करती है, हमारे साथ रिलेशन है उसके, तो हम ऐसी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को उनके सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है ये रिलेशन क्रिएट करता है। पब्लिक रिलेशन कैसा होता है? रिलेशन क्रिएट करता है, जैसे कि अभी तक मैंने बहुत बार आपको समझा दिया। पब्लिक के साथ ये हमारे रिलेशंस बनाता है और ये बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है। वाइड टर्म मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। इसमें सिर्फ एक जनरल पब्लिक ही नहीं है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट तक है, हमारे एम्प्लॉयज़ तक है। एम्प्लॉयज़ तो वही जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ये सारी चीज़ें क्या है? पब्लिक है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इनको खुश करना, इनके साथ रिश्ते बनाना, इनको सेटिस्फाई करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर उसे लॉन्ग टर्म तक अपने प्रॉफिट और अपने सर्वाइवेंस के बारे में सोचना है। अब बात करते हैं हम फंक्शंस के बारे में। पीआर डिपार्टमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं? जो पीआर रिलेशनशिप बनाते हैं ना, वो कौन बनाते हैं? पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है, पीआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो पहला फंक्शन क्या है पीआर डिपार्टमेंट का? पहला फंक्शन है प्रेस के साथ रिलेशन बनाना। प्रेस के साथ मतलब मीडिया के साथ। अब देखो, मीडिया तो आए दिन मसाला मार के खबर छापती ही रहती है, अगर वो हमारे फेवर में रहेगी तो हमारे लिए नेगेटिव खबर नहीं छाप सकती वो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रेस के साथ अपने रिलेशन को क्रिएट करना, उन्हें इन्वाइट करना, इवेंट्स करना, इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको बार बार तवज्जो देना और पार्टिसिपेट करवाना। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रेस के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ भी तो नहीं छाप सकती, ठीक है, कोई नेगेटिव इमेज नहीं बना सकती, ठीक है। दूसरा है सोशल वेलफेयर करना। पीआर डिपार्टमेंट का काम ही है, तुम्हें पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने हैं तो तुम सोशल वेलफेयर करो। सोशल वेलफेयर करोगे तो पब्लिक खुश होगी। जैसे पार्क बनवा दिए, ठीक है। देखो, जो बिजनेस बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे एजुकेशन में पैसा लगा दिया, ठीक है, हेल्थ में पैसा लगा दिया, पार्क बनवा दिए। इससे क्या होता है? इससे उनकी इमेज बिल्ड होती है पब्लिक के सामने। पब्लिक को लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और हमारे फ़ायदे के बारे में सोचती है। तो ये दूसरा काम होता है। तीसरा काम होता है प्रोडक्ट की पब्लिसिटी। देखो, पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करवाना। अब आप अगर पब्लिक के साथ रिलेशन क्रिएट करते हो तो पब्लिक आपकी फ्री में पब्लिसिटी कर देगी, ठीक है। आपको इसके लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो अब उसी काम को पब्लिक माउथ मतलब मुंह से इधर उधर करती रहेगी और आपकी पब्लिसिटी होती रहेगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अच्छा काम किया है। तो पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोडक्ट पब्लिसिटी करना, और साथ में वो लोग भी, जो सोसाइटी है, वो भी करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन होता है लॉबिंग का। लॉबिंग का मतलब गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाना, मतलब गवर्नमेंट के साथ इस तरीके से जुड़ना कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन आता है तो वो हमारे फेवर में ही होना चाहिए, या फिर हमारे डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हों। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमारे हित में रहे। गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, या रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, इनको इन्फ्लुएंस करना ही पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है, ताकि ये कोई भी ऐसे डिसीजन ना ले जो हमारे फेवर में ना हो, ठीक है। तो इनके साथ भी रिलेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फंक्शन होता है अवेयरनेस फैलाना। अपनी ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाओ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। ये थे तो फंक्शन। अब बात करते हैं टूल्स के बारे में। देखो, अभी तक आपको शायद इतना समझ नहीं आ रहा हो कि पब्लिक रिलेशन कैसे बनाए जाते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि पब्लिक रिलेशन जब क्रिएट करते हैं तो कौन कौन सी टूल्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो वो टूल्स क्या है? सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रेस के बारे में, मीडिया के बारे में। जो पीआर डिपार्टमेंट है ना,
पीआर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि कब, कैसे, कहाँ मीडिया के साथ कांटेक्ट करना है, ताकि वो मीडिया पब्लिक को हमारी एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, प्रोग्राम के बारे में बता सके। तो मैनेजर डिसाइड करेगा, पीआर डिपार्टमेंट का मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें प्रेस के साथ कैसे जुड़ना है ताकि वो पब्लिक को हमारे बारे में बता सके। ठीक है, मीडिया ही तो बताती है ना पब्लिक को। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। तो एक टूल तो ये हो गया, अगर हमें पब्लिक के साथ रिलेशन बनाने हैं, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना है, बातें करनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक को देनी है, तो ऐसे में इस्तेमाल करो प्रेस का। अब प्रेस भी ना बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूज़ रिलीज़ करके ही, कभी कभी हम एडिटोरियल आर्टिकल फीचर भी छपवा देते हैं न्यूज़ के अंदर। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ रिलीज़ होता है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आती हैं प्रेस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूज़ रिलीज़। न्यूज़ रिलीज़ क्या होती है? कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, या फिर हमने एक नया सीईओ अपॉइंट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर हमारा जो प्लांट है, जो मशीनरी है जिससे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया है। तो अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो उस स्टेटमेंट को हम छपवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूज़ रिलीज़। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन को न्यूज़ रिलीज़ बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है पब्लिसिटी का। इससे लोगों को पता लग जाता है, लोग अवेयर हो जाते हैं, और हमारा मैसेज जो हम देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, वो भी बन जाते हैं, क्योंकि हमने अपने बारे में उन्हें बताया है, ये हमने अपनी जिम्मेदारी समझा है। ठीक है, एडिटोरियल आर्टिकल फीचर की बात करूँ तो न्यूज़पेपर पे एक स्पेशल पेज छापा जाता है, वो होता है एडिटोरियल। ठीक है, इसको छापने के लिए एक बहुत मस्त सब पेपर होता है, इसको छापने के लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेसेस, ये सब प्रोफेशनल हायर्स करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए एडिटोरियल आर्टिकल या फीचर के थ्रू। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अगर हम इन सब के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्ड होगी। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तौर पर पब्लिक जानेगी, हमारी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं लोगों को बता के, इन्फॉर्मेशन दे के। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीविज़न की। टेलीविज़न के थ्रू भी कर सकते हैं, टेलीविज़न भी एक टूल है कम्युनिकेट करने का, और ये बहुत ज़्यादा परसुएसिव मीडियम है। परसुएसिव मीडियम मतलब जो कन्वेंस कर लेता है जनता को। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रिंट का, स्पोकन वर्ड्स का, पिक्चर का, मोशन का, कलर का, म्यूज़िक का, एनिमेशन का, साउंड इफेक्ट का यूज़ किया जाता है, ताकि हम ऑडियंस के माइंड पर ना एक डीप इम्पैक्ट छाप सके। ठीक है, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताना है, शेयर करना है, कुछ नया प्रोडक्ट आया है उसके बारे में ही जानकारी देनी है, तो टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम है। क्यों है? क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें होती है, और ये लार्ज इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक पावरफुल मैसेज देता है लोगों को, और ये वर्ल्ड वाइड है, मतलब ये बहुत सारी ऑडियंस को कवर कर रहा होता है एक ही बार में। अब बात करें रेडियो की, तो रेडियो भी एक ऐसा टूल है जो रिश्ते बना सकता है, कम्युनिकेट करवा सकता है, ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। अब जैसे कि आप सपोज करो, एक किसान को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, किसान के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आई है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकली है, तो ऐसे में जब किसानों को टारगेट करेंगे, क्योंकि गांव में टीवी वगैरह ज़्यादा होते नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए मस्त माध्यम जो बन सकता है वो रेडियो बन सकता है। ठीक है, तो हम उनको रेडियो के थ्रू वे करते हैं अपना मैसेज। कंपनी की कोई परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, डेवलपमेंट बतानी हो तो रेडियो का सहारा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और उसमें नए बुलेटिन्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, तो ये हुआ रेडियो। अब बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन मतलब ये भी हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये किसके लिए होता है? ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। जब एम्प्लॉयज़ के साथ हमें कम्युनिकेट करना होता है तो हम ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय भी तो पब्लिक है, उनके साथ भी तो रिलेशन बनाना है। तो उनके साथ रिलेशन कैसे बना सकते हैं हम? उनके साथ मीटिंग करके, ईमेल्स के थ्रू, काउंसलिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, स्पीचेस देकर, ये सब चीज़ें कर कर हम एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग पर काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, स्पीडी और कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा चीपर होता है, क्योंकि हम बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। मीटिंग वगैरह रखना इतना ज़्यादा कोई महंगा वाला काम नहीं है।
ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन से हम एम्प्लॉय के साथ रिश्ते बना सकते हैं। अब मीटिंग का अगर मैं बात करूँ तो मीटिंग क्या होती है, जहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन जुड़ जाते हैं आपस में, उसे ही मीटिंग बोलते हैं। और मीटिंग का पर्पस क्या होता है, जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके झगड़ों को रिसॉल्व कराना, कोई भी नई पॉलिसी आई है उसके बारे में बताना, कोई नई स्कीम आई है उसके बारे में बताना, या किसी ने बहुत अच्छा टारगेट अचीव करा है उसको हाईलाइट करना, इन सब के बारे में मीटिंग की जाती है। और मीटिंग अगर एंड होती है तो विन विन सिचुएशन पे एंड होती है, मतलब हम किसी एक एम्प्लॉय के फेवर में और एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में नहीं हो सकते, हमें कुछ ऐसा डिसीजन निकालना पड़ता है जो दोनों के ही विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। अब बात करूँ स्पीचेस की, तो स्पीचेस क्या है, एक फॉर्मल तरीका है, एक क्विकेस्ट वे है इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। और हमेशा हमें कुछ ऐसा स्पीचेस में रखना चाहिए जो न्यूज़ वर्दी हो, मतलब बात में दम होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक को इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है तभी हमें स्पीचेस कंडक्ट करनी चाहिए। और स्पीचेस ज़्यादा लेंदी या ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि सबको इंटरेस्ट आए, और उसके अकॉर्डिंग हम टाइम वेन्यू कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ, कोई क्राइस मैसेज हमें देना है और कोई एक्सीडेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हम ऐसे में स्पीचेस कंडक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंटेड लिटरेचर की। देखो, एक तरीका और है कम्युनिकेट करने का, रिश्ते बनाने का, वो है प्रिंटेड लिटरेचर। प्रिंटेड फॉर्म में हम चीज़ें उन्हें पहुंचाएं, जैसे कि हमारी एनुअल रिपोर्ट होती है, जब कोई भी कंपनी का एंड ईयर होता है ना, फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म हो जाता है ना 31 मार्च को, तब वो एनुअल रिपोर्ट बनाती है। एनुअल रिपोर्ट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन लिखी होती है कि उसने इस साल कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, किस क्या क्या अचीवमेंट्स रही उसकी, तो वो सारी रिपोर्ट बनाती है। एनुअल रिपोर्ट उसको बोलते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, इसको डिज़ाइन ही किस लिए किया गया है, ताकि कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में रीडर्स को पता लग सके, ठीक है। और ये ज़्यादातर शेयर होल्डर को भेजी जाती है, क्योंकि शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कंपनी में चल क्या रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसके ऑपरेशन, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और इस रिपोर्ट को हमें अट्रैक्टिव एंड कलरफुल बनाना चाहिए, ग्लॉसी पेपर्स का यूज़ करना चाहिए, बार चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारी एनुअल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और पब्लिक के साथ रिलेशन क्रिएट हो सके। और वो पार्टीज़ कौन होती हैं जो एनुअल रिपोर्ट में इंटरेस्टेड होती हैं, वो होते हैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसी, हमारे बैंक, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। हाउस जनरल क्या होता है, हाउस जनरल मतलब एक प्रिंटेड लिटरेचर जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एक मैगजीन की तरह होती है, इसको भी पब्लिश किया जाता है पर्टिकुलर फर्म के द्वारा। इसको क्यों इशू किया जाता है, ताकि पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके, एम्प्लॉयज़ को, कस्टमर को, और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें होती है हमारे परफॉर्मेंस, कंपनी के ऑपरेशन, साथ में इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि एम्प्लॉयज़ ने कितना अचीव किया, क्या टारगेट रहे, उनकी अचीवमेंट क्या क्या रही, कितना कौन आगे बढ़ा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन का, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, और उनके साथ में हार्मनी क्रिएट करता है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अब हाउस जनरल के अंदर क्या क्या होता है, जो मैंने बता ही दिया कि एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट होती है और कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस और पोजीशन होती है कि उसने क्या क्या किया है। अब हाउस जनरल भी 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो हाउस जनरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लिए हो, एम्प्लॉयज़ के लिए हो, ऐसा मैसेज जो सिर्फ किसको दिया जा रहा हो, एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा हो, उसे बोलते हैं इंटरनल हाउस जनरल। और जो बाहर वालों के लिए होता है, डीलर्स के लिए होता है, शेयर होल्डर के लिए होता है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल हाउस जनरल, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राउचर्स के बारे में। ब्राउचर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको, मतलब ब्राउचर्स ना किताब की तरह होता है, इसमें बहुत सारे मल्टी पैनल्स होते हैं को हम ब्राउचर बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे अगर हम बात करते हैं तो हम ब्राउचर्स छापते हैं, ठीक है। और इसको फोल्डर या फ्लायर कहते हैं, क्योंकि ये फोल्ड हो जाते हैं, ये पन्ना इसमें फोल्ड हो जाएगा, ये पन्ना इसमें फोल्ड हो जाएगा, ये होते हैं ब्राउचर्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। अब बुकलेट क्या होता है, बुकलेट क्या होता है, बिल्कुल ब्राउचर्स की तरह होता है, लेकिन इसके पन्ने और ज़्यादा होते हैं, इसके पन्ने फोल्ड नहीं होते, इसके पन्ने स्टेपल्ड होते हैं और ज़्यादा पेजेस होते हैं, ठीक है। ब्राउचर्स एंड बुकलेट को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला, अगर हमने कोई न्यू प्रोग्राम अनाउंस किया है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें छापी जा रही है, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च की है तो उसके लिए
ब्राउचर्स एंड बुकलेट्स बनाए जाते हैं, या फिर हम डोनेशन के लिए, या फिर न्यू प्लांट लगाया है, या फिर कोई भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, कोई अफवाह चल रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए भी ब्राउचर्स एंड बुकलेट्स बनाई जाती है। और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है पढ़ने में, और इसको आसानी से बनाया जा सकता है, और ये इनएक्सपेंसिव भी होती है। तो आपको ब्राउचर्स एंड बुकलेट्स समझ में आ गया। अब बात करते हैं रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन इन मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग में पब्लिक रिलेशन के क्या रोल हैं। मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग का मतलब जब एक पर्सन पूरी तरीके से मार्केट रिसर्च करता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या डिमांड चल रही है, कस्टमर क्या चाहता है, उसके बाद वैसी डिमांड को समझते हुए प्रोडक्ट को क्रिएट करता है। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसका प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है, पैकेजिंग करता है, लेबलिंग करता है, फिर वो प्रोडक्ट बिकता है। बिकने के बाद उनको आफ्टर सेल सर्विसेज दी जाती है, जैसे कि अगर ख़राब हुआ तो रिफंड कर देना, ठीक है, अगर ख़राब हुआ तो फ्री में लोग आते हैं ठीक करने। तो मार्केटिंग बहुत बहुत लंबी एक्टिविटी है, जिसकी शुरुआत होती है प्रोडक्ट की रिसर्च से लेके प्रोडक्ट को बनाने तक और प्रोडक्ट को बेचने तक, फिर उसके बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करने तक। तो जब मार्केटिंग होती है तो उसमें पब्लिक रिलेशन का क्या रोल है? तो सबसे पहला कि पब्लिक रिलेशन क्या क्रिएट करती है? मार्केट क्रिएट करती है। कैसे? सपोज़ कि मेरे 2 चैनल हैं, ठीक है, मेरे 2 चैनल है। अब एक पे मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। अब आपके साथ मैंने रिलेशन बना लिया, मेरा बिहेवियर भी अच्छा है, मेरे रिलेशन आपके साथ बन भी गए। तो अगर मैं दूसरा चैनल खोलूँगी, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगी ना कि मैंने दूसरा चैनल खोला है, आप जाके सब्सक्राइब करो, तो क्योंकि हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा हो चुका है, इसलिए आप वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर दोगे। तो मेरे लिए एक मार्केट क्रिएट हो जाएगी। तो मार्केटिंग में ये फ़ायदा दिया पब्लिक रिलेशन ने कि उसने मार्केट को ही क्रिएट कर दिया। तो पीआर क्या करता है? मार्केटिंग ग्राउंड क्रिएट करता है इंडिविजुअल के लिए। वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, उसने पहले से ही मदद कर दी, आपके लिए मार्केट क्रिएट कर दिया। दूसरा, इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंज्यूमर ग्रुप। ऐसा नहीं है पब्लिक रिलेशन सिर्फ कंज्यूमर ग्रुप जो कंज्यूम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, जैसे कि हम मैगी बेचते हैं तो मैगी खाने वाले को ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। नहीं, जो मैगी नहीं भी खाता ना, वो भी हमारी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारी तरफ खिंच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसे मालूम है हम पब्लिक रिलेशन करते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं, और हम इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके हितों के बारे में सोचते हैं, पार्क बनवाते हैं, एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं। तो इससे नॉन कंज्यूमर ग्रुप भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये ऐसे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है जो मार्केटिंग की जॉब को बहुत ज़्यादा इजी बना रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्राइसिस मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना। जब हमारे पास कोई लॉस आ जाता है, बहुत बड़ी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी विपदा आ जाती है, प्रॉब्लम में फंस जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भी मैनेज करने का काम करता है पब्लिक रिलेशन। तो मार्केटिंग में जब हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो ऐसी सिचुएशन को मैनेज करने का काम भी करता है, ठीक है। ये एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है मार्केटिंग में जब क्राइसिस सिचुएशन आती है उसको डील करने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? डीलर एंड सेल्स पीपल को भी इन्फ्लुएंस करता है। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक रिलेशन ने हमारे सब के साथ रिलेशन क्रिएट कर दिए। तो कंज्यूमर के साथ जो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, वो किसको बेचेगी? डीलर्स को बेचेगी, सेल्स पीपल को देगी कि कस्टमर तक पहुंचाओ। तो जब वो कस्टमर के साथ पहुंचाते हैं तो हमारा उनके साथ डायरेक्ट लिंक बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिलेशन करती है तो ऐसे में मार्केटिंग और ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि ये डीलर भी खुद से आकर सपोर्ट करते हैं, ये डीलर सेल पीपल खुद से कॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, हमारे माल को बहुत इंटरेस्टिंग रुचि के साथ बिकवाते हैं, सेल्स करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका पब्लिक रिलेशन अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उनके लिए बुरा सोचना, बुरा करना बेकार होता है। तो पीआर टूल क्या है? अचीव करता है डीलर के सपोर्ट को और सेल्स फोर्स की कॉर्पोरेशन को। ये क्या करता है? सेल्स को भी बढ़ाता है। पीआर सेल्स को भी कैसे बढ़ाता है? जब आप लोग इतनी देर से मेरी बात समझ ही गए हो कि पब्लिक के साथ रिलेशन बन रहे हैं, तो ऐसे में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कितने सारे कस्टमर खींचते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? सेल्स का बढ़ना, ठीक है। ज़्यादा कस्टमर मतलब ज़्यादा सेल।
सिक्स पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्ट कंज्यूमर्स। इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्ट कंज्यूमर्स को। कैसे? जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनके पास बजट नहीं होता, पैसा नहीं होता एडवर्टाइजिंग का, पर्सनल सेलिंग का, तो वो ऐसे में क्या अफोर्ड कर सकती है? पीआर एक्सरसाइज अफोर्ड कर सकती है। वो पब्लिक के साथ रिलेशंस बना सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। जब वो ऐसा करती हैं तो इससे डायरेक्टली कंज्यूमर भी इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, हमेशा एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग ही सक्सेसफुल होता है, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन पीआर एक्सरसाइज के थ्रू भी अपने रिलेशनशिप बढ़ा सकती हैं और सक्सेसफुल हो सकती है। अब बात करते हैं एथिकल इश्यूज़ की सेल्स प्रमोशन में। क्या इश्यूज़ आते हैं सेल्स प्रमोशन में? एथिकल क्या होता है वो सब चीज़ें समझते हैं। देखो, एथिक्स क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है। ये चीज़ों का ज्ञान हमें कौन देता है? एथिक्स देता है। मोरल, नैतिक शिक्षा की बुक तो शुरुआत में बचपन में आपने पढ़ी होगी, जिसमें लिखा होता था कि हमें ब्रश करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो सब क्या थे? हमारे मॉरल प्रिंसिपल थे, वो एथिक्स थे जो हमें बताते थे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ईमानदारी सही है। ठीक है, तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स वो सारी मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। जैसे कि ऑनेस्टी सही है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है एथिक्स के। ठीक है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ को गवर्न करती हैं, बताती हैं कि तुम्हारी एक्टिविटीज़ में कौन चीज़ सही है और कौन चीज़ गलत है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है? फॉल्स क्लेम करती है, फालतू की बातें, झूठी बातें बोलती है अपनी एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, तो क्या ये एथिक्स में आएगा? नहीं आएगा। एथिक्स क्या बोलता है? हमें सही का ज्ञान पढ़ाता है। वो मोरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ होती हैं जो हमें बताती हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो ये जो एक्टिविटी हुई, फॉल्स क्लेम करना, बड़ा चढ़ाकर बोलना अपने एडवर्टीजमेंट में, तो ये अनएथिकल चीज़ है, अनएथिकल। तो अब एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं? एथिकल इश्यूज़ तो आप लोग समझते ही हो, प्रॉब्लम, एक ऐसी सिचुएशन जो गलत है, उसे ही तो हम इशू बोलते हैं ना। तो अनएथिकल चीज़ों को हम बोलते हैं एथिकल इश्यूज़। ठीक है, जो चीज़ें सही नहीं है, जो एथिकल नहीं है, उन्हें बोलते हैं एथिकल इश्यूज। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 साल का बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, चाइल्ड लेबर कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सामान को प्रोड्यूस करवाने में एक 10 साल के बच्चे का यूज़ कर रही है। तो एथिक्स क्या कहता है? एथिक्स कहता है ये अनएथिकल चीज़ है, ये अनएथिकल, ये गलत चीज़ है, क्योंकि चाइल्ड लेबर गलत है, हम बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। तो ये एक तरीके का क्या है? एथिकल इशू है। अब बात करते हैं एथिक्स इन सेल्फ प्रमोशन। मतलब जब हम सेल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें एथिक्स क्या है? देखो, एक ऐसा बिहेवियर जो हमें बता रहा है कि जितने भी हमारे लीड हैं, प्रोस्पेक्ट हैं, और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, लीड, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, मतलब यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है, कस्टमर की। ठीक है, इन सब की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन ये है कस्टमर ही। ठीक है, इनको सही से ट्रीट करना, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, फेयरनेस, हर एक चीज़ फेयर होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी, सच्चाई के साथ ट्रीट करना, एक ऐसा बिहेवियर करना जो सही हो, उसे कहते हैं एथिक्स इन सेल्स प्रमोशन। एग्जाम्पल, जैसे इनसे फेयर प्राइस चार्ज करना। ऐसा नहीं है कि इनसे गलत प्राइस चार्ज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट का। बड़ा चढ़ा के बेनिफिट्स नहीं बता सकते प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट जो बेनिफिट देता है उतने ही बताएं, तो ये होती है एथिकल चीज़ें। लेकिन अगर हम बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं तो ये अनएथिकल चीज़ें हैं। ठीक है, उनको मिसगाइड या मिस रिप्रेजेंट ना करें, ये अनएथिकल चीज़ है। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज़ पढ़ते हैं। एथिक्स क्या होते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर, ये तो आपको समझ में आ गया। जब हम अच्छे से ट्रीट करें, फेयरली ट्रीट करें, सबको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, तो उसे बोलते हैं एथिक्स इन सेल्स प्रमोशन। और इन सब के साथ ही हम अपनी सेल्स को प्रमोट करें। ठीक है, तो वो हो गया सेल्स प्रमोशन में एथिक्स। अब बात करते हैं ऐसे कौन से इश्यूज़ निकल के आते हैं सेल्स प्रमोशन में। तो सेल्स प्रमोशन में जो इश्यूज़ निकल के आते हैं वो है एग्जैजरेटेड क्लेम, मतलब बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि वही सर्फ की थैली थी और उसके साथ हम बाल्टी फ्री दे रहे थे सेल्स प्रमोट करने के लिए, लेकिन हमने बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया ये सर्फ बहुत अच्छा है, इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर है, जबकि ऐसा नहीं था। तो जब हम एग्जैजरेटेड क्लेम्स करते हैं ना, तो वो एथिकल इश्यूज है। ठीक है, दूसरा है अनफेयर प्राइसिंग। अनफेयर प्राइसिंग का मतलब जब उनसे हम फेयर प्राइस चार्ज नहीं करते हैं। जब हमने सेल्स प्रमोशन की तो हमने क्या बोला कि एक के साथ एक प्रोडक्ट फ्री है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट था 2 रुपये का और बेच दिया 4 रुपये में, और हमने फिर बोल दिया एक के साथ एक फ्री है। तो हमने तो दोनों की कॉस्ट ले ली ना, हमने अनफेयर प्राइसिंग करी है। ठीक है, या फिर 5 रुपये ले लिए, तो ये हुआ अनफेयर प्राइसिंग, उसकी कॉस्ट को उसी में जोड़ लिया। तो ये भी एथिकल इश्यूज है। तीसरा है गिव इन्फॉर्मेशन। जब हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं ना लोगों को, तो भी एथिकल इश्यूज में उसे काउंट करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेप्टिव एक्टिविटी या मिसलीडिंग एक्टिविटी। जो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, वो होती है मिसलीडिंग, डिसेप्टिव करना। ठीक है,
हम कोई बढ़ा चढ़ा कर कोई क्लेम या झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। या फिर हम ऐसा करते हैं कभी कभी कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर हम बोल देते ह्यूज डिस्काउंट है भाई, इतना बड़ा प्रोडक्ट था उस पर ह्यूज डिस्काउंट है, 50% ऑफ है। जबकि हमने क्या किया, उसके प्राइस को पहले ही दोगुना कर दिया, दोगुना करने के बाद हमने बोल दिया 50% का डिस्काउंट है। हो तो हमारी कंपनी का फ़ायदा रहा है ना, और कस्टमर को क्या लग रहा है कि भाई 50% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है, प्राइस ठीक होना चाहिए, उसके ऊपर डिस्काउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइस को दोगुना करके डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, एथिकल इशू है। अनरियलिस्टिक क्लेम करना मतलब ऐसे क्लेम्स जो सच ही नहीं है, अनरियलिस्टिक हैं। जैसे कि एक फ्री गिफ्ट तो दे रहे हैं हम, प्रोडक्ट के साथ फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, लेकिन बहुत चीप क्वालिटी में, एकदम लो क्वालिटी के साथ वो गिफ्ट दिया जा रहा है, वो गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे क्लेम करने ही क्यों हैं जो रियलिस्टिक ही ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। हम अपनी सेल्स को प्रमोट कराने के लिए सेलिब्रिटी का भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी गलत है। जो सेलिब्रिटी के बड़े बड़े फैंस होते हैं वो भी उनकी तरफ, उनके प्रोडक्ट की तरफ खिंच जाते हैं। ठीक है, और हम आज के यूथ इतने पागल हुए पड़े हैं, सेलिब्रिटी के नाम पर सेल्स प्रमोट हो जाती है, तो ये भी एथिकल इशू के अंदर काउंट होता है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। अगर हम अपनी चीज़ों में एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं पूरी तरीके से, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो पहला कि गवर्नमेंट आके टांग नहीं घुसाएगी, क्योंकि तुम्हारी एक भी एक्टिविटी गलत नहीं है। अगर तुम अनएथिकल चीज़ें कर रहे हो तो गवर्नमेंट आएगी, तुम्हें रोकेगी, तुम्हें टोकेगी, रूल्स रेगुलेशन बनाएगी और लगाएगी। लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन अवॉइड हो जाता है, फिर गवर्नमेंट अपनी टांग नहीं घुसा सकती। ठीक है, आप ऑनेस्ट एंड फेयर डीलिंग कर रहे हो कस्टमर्स के साथ, तो ऐसी रेगुलेशन से आप बच सकते हो, आपको फ्रीडम मिल जाती है। अगर हम एथिक्स फॉलो करते हैं तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम गलत चीज़ें कर रहे थे, अनएथिकल चीज़ें कर रहे थे, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि फ्री गिफ्ट के नाम पे तो हमें पागल बनाया जा रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में जब हम एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें सही से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। थर्ड पॉइंट है कि हमारी सोशल पावर बढ़ती है। हमारी सोशल पावर मतलब जो इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है, इन्फ्लुएंस करने की, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है हमारी तरफ, और जो सोशल पावर होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, किससे, एथिक्स को फॉलो करने से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, हम अपनी फेयर एंड ऑनेस्ट सेल कर रहे हैं, तो हमारी सोशल पावर एंड इन्फ्लुएंसिंग पावर दोनों ही इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज का बूस्ट होना। देखो, पब्लिक खुश होगी, पब्लिक सेटिस्फाई होगी, उसे गुड एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसके सामने, उसके माइंड में एक अच्छी इमेज बनती है बिजनेस की। ठीक है, तो ये भी फ़ायदा हमें मिलता है। और सेल्फ इंटरेस्ट भी इनलाइट होता है। मार्केटर को मालूम है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि ऊपर वाला देख रहा है, तो एथिक्स पे करेगा, ये वो बिलीव रखते हैं। अगर वो एथिक्स फॉलो करते हैं ना, तो उन्हें ये भी फ़ायदा होता है कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट, उनकी जो खुद की आत्मा है, वो उन्हें गलत नहीं ठहराती। वो बोलती है कि एथिक्स पे करेगा, जैसे हार्डवर्क पे करता है ना, तो एथिकल बिहेवियर के साथ फिर वो इंगेज रहते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ा ही रहता है, क्योंकि वो कर्मा में बिलीव करते हैं, टीट फॉर टैट में बिलीव करते हैं। यही थी वीडियो आपकी सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और अगर आपको इसी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या लिंक पर क्लिक करके 20 रुपीज़ में ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन, बाय बाय।